इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एंड ये साइबर क्राइम्स किन वल्नरेबल ग्रुप्स को फंसाते हैं? पैसे वाले लोग। तो एज वाइज नहीं टारगेट होते क्या? ये सब मिथ है। मैं देखूं डिजिटल अरेस्ट के जितने केसेस हैं, किसी गरीब के संग डिजिटल अरेस्ट हुआ है क्या? एवरेज लॉस है 3 से 4 करोड़ का। जब हम अवेयरनेस में कहते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, मुझे बात समझ में नहीं आती। आप कितना भी पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लो, यदि वो लीक होकर ही पहुंच जाना है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? 99% टाइम क्राइम आप ही की गलती से हो रहा है। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू, क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। दिक्कत यहाँ है, एंटीवायरस यहाँ चाहिए। तो मुझे एक सूरत से कॉल आया, एक व्यापारी का, कहता है साहब मेरे कुछ पैसे चले गए ऐसी तरह की स्कीम में। तो मैंने कहा कितना पैसा? कहता 17 करोड़। 17 करोड़? मैंने कहा 17 करोड़? इस व्यक्ति ने 17 करोड़ यदि लगाया था, 100 करोड़ तो कमाए होंगे। दिमाग लगाया, बिजनेस करता है। फिर ये बेवकूफ कैसे बन गया? कहानी कैसे खुलती है कि आपका बच्चे ने गेम इंस्टॉल किया और उस गेम के अंदर चैट फैसिलिटी है। 50% से ज्यादा गेमर्स बड़ी एज ग्रुप के हैं और उसमें से काफी सारे क्रिमिनल हैं। अपने बच्चे को रोड पर किसी अननोन आदमी से बात नहीं करने देंगे और उसी बच्चे को आपने गेम दे दिया है जिसमें वो लाखों लोगों से बात कर सकता है जिनको हम कभी मिले ही नहीं। दिस इज इक्वली अनसेफ। मिला उससे तो मैंने कहा सर मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप 4 दिन डिजिटली अरेस्टेड थे, उसके हिसाब से आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब फ्रॉड हो सकता है? कह रहे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लगा? और आपने सुना नहीं था अब न्यूज में इतना आ रहा है? तो जो गलतियां आपको एआई में दिखेंगी ना वो सब हमें यहाँ पे हम भी वैसे ही हेलुसिनेट करते हैं। तो यदि मैं आपको सिनेरियो दिखाना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार, हम जब एआई को बोलते हैं यार ये हेलुसिनेट करता है, हम भी करते हैं। मैं किसी बच्चे को पुश करना शुरू करूंगा, नहीं तुम्ही ने किया था, ये तुम्ही ने किया था, नहीं मैंने नहीं किया था, तुम्ही ने किया, वो कहानियां सुनाना शुरू कर देगा। प्रेशर वैसे एआई करता है। एआई को आप पूछना शुरू करो ना तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ तो बोलना है। तुम इतना दबाव डाल रहे हो। ऐसा हुआ यूएस में, एक लॉयर था, कोर्ट के लिए आर्गूमेंट प्रिपेयर कर रहा था और वो एआई को पूछता रहा कि मुझे कोई रियल केस दे जिसमें सीधे लिंक करके मैं अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग कर दूं। ओह नो, आई कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। कि एक लड़की को 8 साल तक ट्रैप किए रहे ऑनलाइन और वो मानती रही कि वो उसका दोस्ती है, बॉयफ्रेंड, जबकि वो कोई था ही नहीं। 8 साल यूके के अंदर। फिर उसने चेकिंग करनी शुरू की, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 8 ईयर्स लेटर जब उसने सब कुछ ढूंढा तब पता पड़ा कि ये तो उसी कोई दोस्त थी जो उसको ट्रैप करके बैठी थी और उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी उस चक्कर में। तो ये तो तब हो रहा है जब एआई नहीं था। सोचिए आज एआई है। लेट्स से कोई स्कैम का शिकार बना है, राइट? उसके बाद पैसे रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है एंड रिकवर होते भी है कि नहीं? बिल्कुल होता है। देखिए सबसे पहले आपके जो शुरू के 3 घंटे हैं बहुत क्रिटिकल है। मैं ना जब भी आजकल न्यूज़ खोलती हूँ, हर दूसरे दिन एक नया स्कैम आ जाता है मार्केट में। एंड इनफैक्ट आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट कि नेशनल साइबर रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म कह रहे थे कि पिछले 4 सालों में साइबर फ्रॉड्स 900% से बढ़े हैं। हाल ही में आपको क्यों लगता है कि फाइनेंशियल क्राइम सडनली इतना स्पाइक हुआ है? रिलेटिव ग्रोथ देखते हैं हम हमेशा किसी भी चीज़ की और ये मूर्स लॉ फॉलो करता है। जब कोई भी चीज़ इवॉल्व करती है तो पहले लीनियर इम्प्रूवमेंट दिखता है और फिर इवेंचुअली वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगती है। जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यदि आप देखेंगे तो हमने जब कंप्यूटर स्टार्ट किए तो 266 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होता था, फिर 366, फिर 466, फिर पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, P4 गीगाहर्ट्ज़ डुअल कोर, क्वाड कोर। जब 266 से 366 जाते हैं तो हमें स्लो प्रोग्रेस दिखती है, ऐसा लगता है कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो हुआ नहीं। पर जब हम डुअल कोर से क्वाड कोर और क्वाड कोर से 16 कोर जाते हैं तब जाके हमें दिखता है कि यार ये क्या हो रहा है। राइट। तो जो पिछले 2 साल में आपने चेंजेस देखे वो पिछले 20 साल के चेंजेस से ज़्यादा तेज हुए और अगले 6 महीने में उससे भी ज़्यादा तेज होंगे। आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन ग्लोबली हुआ है, सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ है। अभी मैं यूके में था तो वहाँ पे हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है। हर दिन 3 मिलियन पाउंड ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ओह माय गॉड। ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ पे भी हैवी साइबर क्राइम हो रहा है। सिंगापुर में भी है। हर जगह आप किस देश में जाएंगे तो बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन ये है। और वहाँ पर तो एक लॉ बना दिया उन्होंने यूके के अंदर। 1 अक्टूबर 24 को एक लॉ बना जिसमें वो कहते हैं कि चाहे गलती आपकी है चाहे गलती बैंक की है, बैंक 5 दिन के अंदर 85,000 पाउंड तक का भुगतान आपको करेगा। जितना आपका नुकसान हुआ है उसकी एक लिमिट कर दी 85,000, पर वो पूरा का पूरा नुकसान की भरपाई बैंक करेगा, भले गलती आपकी हो, आपकी गलती से पैसा चला गया हो। तो इस तरह के लॉ इसलिए बनाए गए ताकि बैंक्स को फोर्स किया जाए कि अब आप टेक्नोलॉजी डालिए, कुछ भी कीजिए, पैसा रोकिए, बचाइए। क्योंकि हम ये सारी ओनर्स विक्टिम को नहीं दे सकते कि आपको ध्यान देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। हम कितना सिखाएंगे उनको। तो मेरे ख्याल से ये लॉ लाना पड़ा यूके को बिकॉज ग्रोथ इतनी हो रही है, क्राइम इतना हो रहा है कि सबको लायबिलिटी नहीं बनाया जा सकता।
ये इंडिया के भी केस में ट्रू है क्या कि अप टू 50,000 रुपीज़ के लॉस में आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बैंक से आपको पैसे वापस दे देंगे? रिफंड के लिए ट्रू है, पर यदि क्राइम हुआ है तो इंडिया में जो लाइबिलिटी है, जो चेक है, जैसे कि आप कहते हैं ना 3 दिन के अंदर ये बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे तो बैंक इज लाइबल टू पे यू 100% मनी। पर उसमें एक कैच है। कैच ये है कि गलती जिसकी लाइबिलिटी उसकी, मतलब यदि आपकी गलती से पैसा गया है तो बैंक कुछ नहीं पे करेगा, और 99% टाइम तो आप ही की गलती होती है, राइट। तो किसी का पैसा आता ही नहीं है, तो रिफंड के चांसेस हैं कहाँ। अब बचा कि किसी ने पैसा ब्लॉक करवा दिया, 1930 पर कॉल किया और इमीडिएटली वो पैसा ब्लॉक हो गया और कुछ पैसा रुक गया, क्योंकि नॉर्मली 3 घंटे के अंदर तो पैसा बाहर निकल जाता है। करेक्ट। वो जो पैसा ब्लॉक हुआ है वो आपको वापस आ जाएगा यदि 50,000 से नीचे का अमाउंट है तो, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। यदि उससे ऊपर है तो फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि उस अकाउंट पे हो सकता है कई लोगों ने क्लेम कर दिया कि मेरा पैसा भी था, मेरा पैसा भी था। अब उस अकाउंट में अभी 50,000 ही पड़ा है या 85,000 पड़ा है, वो कैसे निर्णय लेगा कोई कि इसमें से कितना आपको दे दें और कितना आपको दें। एंड ये साइबर क्राइम्स किन वल्नरेबल ग्रुप्स को फंसाते हैं, एंड इन ग्रुप्स के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? पैसे वाले लोगों को। तो एज वाइज नहीं टारगेट होते क्या? ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। मैं देखूं डिजिटल अरेस्ट के जितने केसेस हैं, किसी गरीब के संग डिजिटल अरेस्ट हुआ है क्या? कोई केस आया कि साहब मेरे पास 10,000 थे, मेरा डिजिटल अरेस्ट हो गया, 10,000 चले गए, ऐसा कभी होता है? करेक्ट नहीं होता। एवरेज लॉस है 3 से 4 करोड़ का। 7 करोड़ एक बिजनेसमैन के चले गए, 3.5 करोड़ एक MNC के सीनियर VP के चले गए, 60 लाख एक लॉयर के चले गए, एक ब्यूरोक्रेट के चले गए। तो आप देखेंगे कि जो लॉसेस उसका अमाउंट कितना है, 50 लाख, 60 लाख, करोड़ों में। तो इसका मतलब क्रिमिनल को पता था ना कि उसके पास इतना पैसा है, तो इतना बैकग्राउंड रिसर्च कर लेते हैं स्कैमर्स। यही मैं हिंट कर रहा हूँ कि उनको फिल्टर्ड डेटा दिया जाता है, वरना इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। यदि 140 करोड़ लोगों को कॉल जाने लगी तो जो कॉलिंग का खर्चा है वो 15 करोड़ होगा। राइट। आप समझे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ पर कॉल जा रही है और रेगुलर जा रही है एक ही व्यक्ति को, अलग अलग सोर्सेस से डेटा लीक होता है। लेकिन दिस इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज रैकेट। पहले तो हमें इस चीज़ को सिंसियरली समझना होगा कि 4 लोगों ने बैठ के कमरे में बैठ के फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज का इनफैक्ट डेटा ब्रीच होता है, एंड आई थिंक जब ये हमारे पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड्स डार्क वेब पहुंचते हैं तभी स्कैमर्स भी इन्हें एक्सेस कर पाते हैं। बिल्कुल, तो ये आपने बिल्कुल सही जिक्र कर दिया कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, दूसरे वो जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हम सब हैक हो चुके हैं, हम सबका डेटा पड़ा हुआ है डार्क वेब पर। अभी मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक टेलीग्राम चैनल दिखाया, उसने कहा सर उसमें आप किसी का भी मोबाइल नंबर डालिए, उसका आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैलेंस वगैरह मिल जाता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने अपना डाला तो उसने मुझे बाकी सारी डिटेल दे दिए, मेरे सही थे। मैंने बैलेंस चेक करने की कोशिश की कि मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस क्या है, तो उसने पैसा मांगा मेरे से कि आप पैसा देंगे तो बाकी सेंसिटिव ट्रांजेक्शन भी दे देंगे। अब ये बताइए, ये वो डेटा है जो किसी भी तरीके से लीक नहीं हो सकता, पर आप गौर से सोचिए। अब मैं बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना रहा हूँ इसके लिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे डेटा जाता है। जब आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके फ़ोन में एक OTP आता है या एक अलर्ट आता है कि ट्रांजेक्शन हो गया, पैसा आया गया तो आता है ना, या आपको ईमेल आता है। आपके फ़ोन में ऐसी 10 एप्लीकेशन होंगी मिनिमम जो आपका हर OTP पढ़ रही होंगी और ईमेल पढ़ रही होंगी। तो ये ट्रांजेक्शन डिटेल तो उसके पास भी जा रहे हैं। करेक्ट। अब हम कैसे एश्योर करें कि वो नहीं लीक कर रहे हैं या वहाँ से डेटा लीक नहीं हो रहा? तो हो सकता है बैंक से हुआ, हो सकता है यहाँ से हुआ, कई सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ से ये डेटा लीक होकर इवेंचुअली बिकता है या डार्क वेब पे चला जाता है। किसी क्रिमिनल ने किसी विक्टिम से पासवर्ड नहीं मांगा है, सिर्फ OTP मांगा है। OTP मांगा भी नहीं है, OTP निकलवाया है किसी तरीके से। सीधे तो मांगता नहीं कि OTP दे दो, तो आप हाँ लिखिए ना OTP, ऐसा तो कभी होता नहीं। या आपसे मांगा जाए कि जरा पासवर्ड बताइए अपना बैंक का, हाँ पासवर्ड लिखिए, अच्छा ये कैपिटल है स्मॉल है, नहीं कैपिटल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, अच्छा ये नंबर है आप 5 मिनट लग जाएगा पासवर्ड बताने में। क्रिमिनल कभी रिस्क नहीं लेगा आपसे पासवर्ड मांगने का, और बिना पासवर्ड और OTP पैसा नहीं निकल सकता। तो उसके पास पासवर्ड था, वो लॉगिन करके बैठा था। इतनी सी बात हर किसी को समझने की जरूरत है। जब हम अवेयरनेस में कहते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लीजिए, मुझे बात समझ में नहीं आती। आप कितना भी पासवर्ड कॉम्प्लेक्स कर लो, यदि वो लीक होकर ही पहुंच जाना है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या अच्छा अरुणिमा है तो अरुणिमा का पासवर्ड अरुणिमा 123 होगा? नहीं, तो अपने पेट के नाम पे भी रख सकती है। नहीं, ऐसे तो ना होता है। हम क्या सोचे चलते हुए गैस कर रहा है, गैस नहीं कर रहा है, उसके वो एग्जैक्टली पता है, क्योंकि यदि गैस भी कर लिया तो कैपिटल है स्मॉल है कैसे पता पड़ेगा? राइट, सही बात है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सारे अकाउंट्स का होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो दूसरा फैक्टर है, वो जो दूसरा वेरिएबल है जो OTP है,
वो उसी समय जनरेट होता है, उससे पहले था ही नहीं। क्योंकि वो उसी समय जनरेट होता है तो क्रिमिनल तक पहुंच ही नहीं सकता। अब क्रिमिनल को यदि चाहिए तो वो उसी समय ही ले पाएगा आपसे। सो दिस इज एन एडेड सिक्योरिटी विच यू हैव टू यूज। तो कौन से टूल्स या वेबसाइट्स है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डिटेल्स, कौन सी डिटेल्स लीक हो चुके हैं? एक वेबसाइट है haveibeenpound.com, ठीक है, HAVEIBEENPWNED.com। ओके, उस पर अपना ईमेल आईडी डालिए, वो आपको बता देगा आपके सारे डिटेल्स किन किन जगह पर पड़े हुए हैं, कब क्यों पड़े, कहाँ से लीक होके गए थे, सारे डिटेल होगा। 22 जगह आपके पासवर्ड पड़े हैं, 15 जगह आपके बैंक अकाउंट डिटेल हैं या आपका लोकेशंस हैं या जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं। इसके अलावा एक एप्लीकेशन है मोबी आर्मर करके, उसमें भी ये ऑप्शन। मोबी आर्मर वैसे आपको कई तरह से सिक्योर करता है कि आपको कोई QR कोड पर डाउट है, स्कैन करना है तो मोबी आर्मर से कर लें, बता देगा सेफ है अनसेफ है। कोई लिंक आपको डाउट है कि क्लोन लिंक तो नहीं है या फ्रॉड लिंक तो नहीं है, आपको आया अचानक RTO का चालान, आपको कैसे पता ये ऑथेंटिक लिंक है? तो यू चेक इट थ्रू मोबी आर्मर ऐप, इट विल टेल यू क्लियरली कि ये सेफ है अनसेफ है, क्लोन तो नहीं है। इसी तरह उसमें एक और प्रोविजन है जिसमें ऐप स्कैनिंग करता है और उसमें एक डेटा ब्रीच बता देता है कि आपकी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक कोई भी डेटा इंटरनेट पर कहीं पड़ा है या डार्क वेब में कहीं पड़ा है तो वो ढूंढ के दे देगा। ओह इंटरेस्टिंग। एंड अगर हमारी डिटेल्स लीक हो चुके हैं, राइट, बिकॉज मैंने ये वो चेक हो ही- किया हो था, ही हाँ हो चुके ही चुके हैं। इट्स इधर जिनको पता है या फिर अगर जो का सवाल डिलोल ही हुआ है नहीं। या डिनाइल में है। उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम्म, सिर्फ जो पासवर्ड है वो बदलना है, क्योंकि आपके पासवर्ड आपको पता ही है कि पड़े हुए हैं, तो अच्छा है कि चेंज कर लें। और इसी कारण से ये गाइडलाइन बनाई गई कि पासवर्ड बदलते रहना चाहिए। यदि राइट, पासवर्ड लीक नहीं होते तो क्यों बदलना है? कि उनको भी पता है कि वो लीक हो जाएगा, गलती से, आपकी गलती से होगा या किसी की गलती से होगा, ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती हो, सिस्टम से हैक होते रहता है। आपने देखा होगा याहू के पासवर्ड लीक हो गए, सारे के सारे चले गए थे। जब 2014 में याहू का लीक हुआ माय तो गॉड। हर पासवर्ड उसका बाहर था, उस वजह से पूरा याहू ऑलमोस्ट बंद ही हो गया बेचारा। जीमेल हैक होता रहता है, अभी उसमें मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 2-3 बिलियन तो अकाउंट जीमेल के हैक थे, वो आपको haveibeenpound.com पे दिख भी जाता है। पर ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए आप जो कर सकते हैं कि अपना पासवर्ड बदलते रहें डेफिनेटली। और दूसरा, यदि कोई ऐसा डिटेल है जो बदल ही नहीं सकते, अब उसमें आधार कार्ड भी निकल गया या आपका पैन कार्ड है या बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्शियस रहें कि यूज़र उनका इस्तेमाल कर आपका भरोसा ना जीत ले। राइट। पासवर्ड मैनेजमेंट भी एक अलग ही सिरदर्द है। एक तो पासवर्ड सेट करो जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हो, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उसको चेंज करो। ऐसा कोई रिलायबल पासवर्ड मैनेजमेंट टूल है जो हमारे लिए लाइफ थोड़ी इजी करे एंड एट द सेम टाइम हमें हैकर्स के ट्रैप में भी ना फंसाए? ऐसा कोई टूल नहीं है। ओके, डैम इट। सबसे बड़ी बात है कि हम जब तक टूल्स पर डिपेंडेंट रहेंगे हम वल्नरेबल रहेंगे। हमारी सोच यही तो गड़बड़ कर जाती है। हम जब सोचते हैं कि ना कोई हमारे फ़ोन में एक एंटीवायरस डाल दीजिए और फिर उसके बाद कोई मेरे संग क्राइम नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? यदि ऐसा संभव होता तो ट्विटर क्यों हैक होता, या सॉफ्टबैंक क्यों हैक होता, या कॉग्निजेंट क्यों हैक होता, या सऊदी अरामको पे अटैक कैसे हो जाता? आप सोचिए कि क्या इनके पास सिक्योरिटी के लिए एक बजट नहीं था? दे डिडंट हैव सॉफ्टवेयर्स, दे डिडंट हैव टूल्स, दे डिडंट हैव AI बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रिवेंशन से लेकर उनके पास हर तरह की प्रोविजंस थे। तो और हम सोच रहे हैं कि हमारे फ़ोन में हम एक टूल डाल लेंगे और हम सॉर्टेड है। ऐसा नहीं होता। चाहे वो पासवर्ड मैनेजर टूल भी होगा तब भी वो है तो टूल ही। कल के दिन आपके फ़ोन को ही किसी ने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो हर तरीके से, हाँ, हम उसका रिस्क कम कर सकते हैं। हम ये हो सकता है कि वो टूल से क्या होगा कि चांसेस कम हो जाएंगे, वो इतनी आसानी से कोई नहीं ले पाएगा। सो हर जगह जो भी ये प्रोविजनिंग है वो रिस्क बेस्ड है कि हम रिस्क कम कर देते हैं, गारंटी कोई नहीं देता। यदि आप अवेयर हैं और आप कॉन्शियस हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 99% टाइम क्राइम आप ही की गलती से हो रहा है। क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। दिक्कत यहाँ है, एंटीवायरस यहाँ चाहिए, वहाँ नहीं चाहिए। तो मैं एक फॉर्मूला रख लेता हूँ, मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल हूँ और वो फॉर्मूला मुझे ही पता है कि मैं पहला वर्ड क्या होगा, दूसरा किस बेप होगा, वो स्क्वायर रूट होगा कि क्या होगा, इससे मल्टीप्लिकेशन होकर वो निकलेगा। तो वो फॉर्मूला मुझे पता होता है और उसके बाद वो हर एक ईयर मंथ के हिसाब से चेंज होता है। तो कल के दिन मैं भूल भी गया तो भी मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड क्या है। ओह दैट्स अ वेरी स्मार्ट हैक। वी हैव अंडरस्टूड साइबर क्राइम का लैंडस्केप किया है। थोड़ी स्कैम मैकेनिक्स पे आते हैं कि ये स्कैम्स असल में काम कैसे करते हैं। आज की डेट में कौन सी स्कैम्स ट्रेंड कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो डिजिटल अरेस्ट है।
डिजिटल अरेस्ट, ओके। हाँ, मतलब अभी 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले भी लोग डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए और उसमें लाखों रुपए गंवा बैठे। जबकि आप देखिए कि हर दिन न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ आ रही है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, तो रिंगटोन आपकी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी कि आप हाँ। किसी पर भरोसा ना करें और किसी पुलिस वाले का कॉल आए तो वेरीफाई करें। ये सारी चीज़ें इतना इस लेवल पर बताई जा रही है, तब भी लोग शिकार हो रहे हैं। मे बी आप ऑडियंस को बता भी सकते हैं कि डिजिटल अरेस्ट एग्जैक्टली काम कैसे करता है। हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने सीनियर ऑफिसर्स थे सारे, उनसे पूछा मैंने, कहा किसी को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? तो उसमें से 10-12 ने हाथ खड़ा कर दिया, हाँ पता है पता है। बोले सर वो ईमेल अकाउंट हैक हो जाता है आपका, फिर आपका डेटा चला जाता है, फिर आपको उस डेटा के बेस पे पैसा मांगा जाता है। तो मैंने कहा ये नहीं होता है। मैं ये इस- जो भी कहा वो नहीं ये है। नहीं है। अब पता वो ऐसा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग डिजिटल अरेस्ट पढ़ते हैं न्यूज़ में और अपने दिमाग में बना लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमें कुछ उस तरह का पता है, रैनसमवेयर पता है या कुछ पता है, पूरा डिटेल में पढ़ाई नहीं किया हुआ, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, और जिस तरीके से वो होता है कोई भी फंस जाएगा। अभी कहानी सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको एक IVR कॉल आता है, प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज, कि अरुणिमा जी आपका एक कुरियर वापस आ गया है और उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप 9 दबाइए और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। आपको लगा होगा कोई कुरियर किसी ने भेजा होगा, आ गया, देखते हैं क्या है, तो आपने 9 दबा दिया। जैसे ही 9 दबाएगा एक कस्टमर केयर पे बंदा फ़ोन उठाएगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। उसने आपको कुछ नहीं बोला है, आपने 9 दबा के उससे कनेक्ट किया, राइट? तो पहले दिमाग में बैठ गया कि मैं चाह रही हूँ उससे बात करना। आपने कहा सर वो कोई कुरियर था मेरा, क्या आ गया, वापस आ गया। आपका कोई कुरियर था? अपने डिटेल दीजिए एक बार, मोबाइल नंबर आपका यही है? हाँ। ये आपका एड्रेस है? हाँ हाँ आपका एक कुरियर है। देख रहे हो, वो आपसे पूछ रहा है, आप बता रहे हो, आपको से नहीं कहा कि आपका कोई कुरियर है। यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम दैट इट इज योर कुरियर, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात सीड इन कर दी गई IVR कॉल के थ्रू कि आपका एक कुरियर है। अब आपके दिमाग में बात बैठ गई। थोड़ी देर बाद तो कहेगा अरे आपके कुरियर में तो कुछ ड्रग और नारकोटिक्स और पासपोर्ट और करेंसी वगैरह मिले हैं, ये तो इलीगल मटेरियल मिला है इसमें तो FIR हो गई है। नहीं नहीं ये मेरा कुरियर नहीं है, मेरा हो ही नहीं सकता, मैं कैसे ऐसी चीज़ मुझे, नहीं आपने बोला ना अभी आपका कुरियर, आपका एड्रेस है, आपका ये, नहीं मेरा है ही नहीं, तो कुछ और कोई और कुरियर होगा। नहीं मैडम इस पर तो FIR हो चुकी है और इसमें तो मुंबई क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इसमें तो NCB भी इन्वॉल्व है, CBI भी इन्वॉल्व है। अब आप थोड़ा सा कॉन्शियस होना शुरू हुए, अरे पर मेरा कुरियर है ही नहीं सर, मैं क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो फालतू में मुझे आप ऐसे कर रहे हो। अच्छा आपका कुरियर नहीं है ना? नहीं मेरा कुरियर नहीं है। तो फिर आप डर क्यों रहे हो? मैं आपको अभी मुंबई क्राइम ब्रांच से कनेक्ट कर देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, उनको स्टेटमेंट दे दीजिए कि आपका कुरियर है नहीं, बात खत्म। हाँ वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि वो क्रिमिनल है, मास्टरमाइंड वही है। हाँ। अब उसने कनेक्ट किया आपको मुंबई क्राइम ब्रांच से, मुंबई क्राइम ब्रांच जैसे कनेक्ट करेंगे बंदा फोन उठाएगा, हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है। वो पूछ रहा है बता आप रहे हो, राइट। ही इज नॉट इन्फोर्सिंग एनीथिंग राइट नाउ, राइट, यू आर रिक्वेस्टिंग। तो आपको ये दिमाग में नहीं आता कि मुझे ट्रैप किया जा रहा है। वो पूरी कहानी इस तरीके से चल रही है, सर वो कोई कुरियर था जिस बारे में, मेरा कुरियर नहीं है पर वो कुरियर है मेरे नाम पे, सर आप कुछ बताओगे उसको? 1 सेकंड रुको, काम करने तो मुझे, वो डिटेल निकालेगा। अच्छा हाँ एक कुरियर तो है, राइट आप ही के नाम से, हाँ इस पर तो जांच चल रही है। सर पर ये मेरा कुरियर नहीं है। अरे पर इसमें तो FIR हो रखी है और इसमें तो अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। अरेस्ट वारंट? एक काम करो, रुको आप पहले वीडियो स्टेटमेंट पे आ जाओ, वो आपको स्काइप का लिंक भेजेगा, आप स्काइप इंस्टॉल करोगे, वीडियो कॉल पे आओगे, सामने थाना है, एक बंदा पीछे पिट रहा है, पीछे हथकड़ियाँ लटकी हुई हैं, पूरा माहौल बना हुआ है। अब आप थोड़ा और गिव अप कर चुके हो, अब मामला शुरू होगा कि एक काम करो, पहले तो ये एक लिंक भेज रहा हूँ, क्लिक करो। लिंक क्लिक करोगे तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी, फिर आप उसमें कहेगा आपका नाम ढूंढे, इसमें आप नाम ढूंढेंगे अरुणिमा, तो आपको एक अरेस्ट वारंट मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट आप डाउनलोड करोगे। अब देख रहे हो काम कैसे हो रहा है, उसने सीधे फाइल नहीं भेजी है, वो आपको खुद ढूंढवा रहा है। हाँ। आपने ढूंढी है तो आपको बिल्कुल नहीं इतना दिमाग में आ रहा है कि ये सब कुछ ट्रैप हो सकता। ये सेल्फ वैलिडेट कर रहे हो आप। जब आपने वो फाइल खोली, इससे पहले वो आपसे आपका सारा डिटेल मांग चुका था, आपका आधार कार्ड मांग लिया होगा, पैन कार्ड, वो अरेस्ट वारंट में लिखा हुआ है आपकी फोटो के साथ। अब आप कन्विंस हो गया तो मेरा ही अरेस्ट वारंट है, तो आपको तो अरेस्ट हो जाना चाहिए, आप घूम कैसे रहो, ये तो इलीगल है। अब आपको 2 ऑप्शन देगा कि आप एक डिजिटली अरेस्ट हो जाइए या फिजिकली अरेस्ट हो जाइए। मतलब कई बार ऐसा सवाल पूछना जिसका आंसर उसको पता है, सर डिजिटली अरेस्ट कर लीजिए, आपने एक्सेप्ट किया है, उसने नहीं कहा है, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन ये वर्ड क्वाइन कर दिया गया क्रिमिनल्स द्वारा और लोग मान लेते हैं और उसके बाद डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं। डिजिटली अरेस्ट में क्या है कि आप कैमरा बंद नहीं कर सकते, अब वो आपसे लगातार टच में रहेगा, फ़ोन चार्ज पर रखिए,
किसी को मत बताइए कि आप डिजिटली अरेस्टेड है, वरना आपके ऊपर एनएसए लग जाएगा। उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रिल करता रहेगा, इवेंचुअली आपके सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देगा कि इस पे जांच चल रही है, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और जब तक जांच खत्म ना हो किसी को बताना मत। बट यही पार्ट मुझे कंफ्यूजिंग लगता है कि कोई 40-50 घंटे तक डिजिटली अरेस्ट रहते हैं, राइट? एंड वो अपने घर से नहीं निकलते, किसी से बात नहीं करते हैं। इज दिस सम सॉर्ट ऑफ हिप्नोसिस? हिप्नोसिस ही बोलेंगे इसको, लेकिन वो हुआ जिस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिए। आप कोई चीज़ मान लेते हो ना, तो वो चीज़ हो जाती है। इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। क्वेश्चन तो आप तब करोगे ना जब आप उस चीज़ को बाहर हट के देखोगे, पर यहाँ तो आप ही ने मान लिया है। तो यही आर्ट है, हिप्नोसिस का भी यही आर्ट है। पर आप गौर से समझिए कि ये कितने वेल ट्रेंड हैं और कितने सोफिस्टिकेटेडली ये काम कर रहे हैं कि जिन लोगों को डिजिटली अरेस्ट किया गया या जिन लोगों के संग ये क्राइम हुआ है, वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, वो सारे लॉ जानते थे, वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे कई सारे उसमें, और टेक्नोक्रेट भी थे, टेक्नोलॉजी भी जानते थे कि लिंक भेजा ऊपर वेबसाइट जो दिख रही है, एक बार चेक कर लेते कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है या फर्जी है। पर उनके दिमाग में आया नहीं, बिकॉज वो बाकी चीज़ें कन्विंस हो चुके थे बाकी चीज़ों से, और दे कुड नॉट थिंक ऑफ चेकिंग इट और वेरीफाइंग इट। व्यक्ति आया, ये उत्तराखंड से था, प्रोफेसर, उसके कुछ 50 लाख निकल गए थे डिजिटल अरेस्ट में। जब उसने इन्फॉर्म किया तो हमने कुछ अकाउंट फ्रीज कराया, तो कुछ 4-5 लाख उसमें बच गया था। तो मैंने कहा सर अब बाकी देखते हैं, लेकिन अब इतना ही पैसा अभी वापस आ पाएगा। तो मैं मिला उससे, तो मैंने कहा सर मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप 4 दिन डिजिटली अरेस्टेड थे, उसके हिसाब से आपको 1 सेकंड भी नहीं लगा कि ये सब फ्रॉड हो सकता है? कह रहे नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं लगा, और आपने सुना नहीं था अब न्यूज़ व्यूज़ में इतना आ रहा है? कह रहा अमित मैं 4 महीने से ना एक किताब लिख रहा था और मैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड था टीवी, रेडियो, न्यूज़ सबसे, और अचानक से मुझे कॉल आ गया। तो मुझे पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो मैं उसकी सिचुएशन देख के समझा कि मैंने कहा हो सकता है कि देखिए जब वो बिल्कुल डिस्कनेक्टेड ही है, तो की यही है कि आप कनेक्टेड रहिए इस कनेक्टेड वर्ल्ड में। आप डिस्कनेक्टेड होकर कनेक्ट मत रहिए, या आप डिस्कनेक्टेड हैं तो डिस्कनेक्टेड रहिए। आप बीच में जहाँ फंसेंगे ना, तो आधी चीज़ें पता है आधी नहीं पता, वही लोग आपको बेवकूफ़ बना देंगे। ठीक है, उनने आपको बोल दिया कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, पैसे का स्कैम कब आता है फिर? तो जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो आपसे कहते हैं भाई आप ड्रग भी मिला है आपके उसमें, ड्रग से आपने पैसा कमाया। नहीं नहीं साहब मैं तो ड्रग लेता ही नहीं। नहीं नहीं आप लेते हैं, इसमें तो लिखा है, इसमें तो भेजा गया है, पासपोर्ट भी है, आपके पास लोग मिलने भी आते हैं, देखिए उनका पासवर्ड जॉन का है, इसका है। एक और चीज़ यूज़ करते हैं, जेट एयरवेज के ऊपर कोई केस चल रहा है वो भी रेफ़र करते हैं, देखिए उसमें आपका नाम आ गया मनी लॉन्ड्रिंग में, आपने कुछ पैसा दिया था। तो कई तरीके से वो कुछ रियल केसेस जो चल रहे हैं उनको रेफ़र करेंगे और उसमें आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको लगेगा हाँ यार ये केस तो चल ही रहा है और ये झूठ तो बोलेगा नहीं। क्यों कहेगा कि आप ऐसा कीजिए, अपनी बॉडी चेक कराइए, आप कपड़े उतारिए और दिखाइए कि आप ड्रग नहीं लेते। एंड एक लॉयर है, उसने अपने पूरे कपड़े उतारे लेडी ने, जस्ट टू शो कि हाँ भाई मैं ड्रग्स वगैरह नहीं लेती, मेरे पास कोई इंजेक्शन वगैरह के निशान नहीं है। क्योंकि उसने पहले मना किया, उसने कहा ना मैं ऐसे नहीं करूँगी। तो बोले ठीक है हम पुलिस वाले भेजते हैं आपके घर में, तो फिर वो फिजिकल चेकअप करेंगे। बोले नहीं फिर आप वर्चुअली कर लीजिए। तो वो कैमरे पर जब उसने कपड़े उतारे तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो वीडियो भेज के भी ब्लैकमेल किया उसको। तो वो आप इतना हो चुके होते ना, तो आगे और फंसते ही चले जाते हो। फिर वो कहेंगे कि भाई आपने जो पैसा कमाया, चूँकि ये इलीगल तरीक़ों से कमाया, तो इस पर तो जांच चलेगी, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते आप, तो इसको अभी गवर्नमेंट अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो अकाउंट नंबर देंगे, आप उसमें ट्रांसफ़र करते जाओगे। आपने अपने हर अकाउंट से हर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। जब सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप कहेंगे कि वहाँ पे पेनल्टी लगी है इतने की। मतलब आप सारा पैसा दे चुके हो, 6 लाख की पेनल्टी लगी, आप वो भी दीजिए। आप लोन लेकर और पैसा देते हो, ऐसा भी हुआ है। उसके बाद भी जब बिल्कुल पैसा देने वाली स्थिति आपकी नहीं रहती है, तब आप गिव अप करते हो, कहते हो अब तो मैं किसी को बता ही दूंगा। और जैसे आप किसी को बताते हो, बताता है तो फ्रॉड है। व्हाट अबाउट एक नया स्कैम जो मैंने सुना है अबाउट व्हाट्सएप इमेज स्कैम, ये कैसे काम करता है? देखिए इमेज हो, वीडियो हो या कोई कंटेंट फाइल हो, किसी भी बहाने आपको भेजी जाएगी और आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल करवा दिया जाएगा। कहानी यही होती है। अब अभी क्या होता है कि आपके इमेज भेजेंगे और कहेंगे कि इसको पहचानते हैं आप, इस बंदे को ऐसे करके, तो आप खोल के देखना चाहते हो। वो इमेज या तो फ्लैश फाइल होगी, SWF फाइल बोलते हैं उसको, शॉकवेव फ्लैश। ये फाइल्स ब्राउज़र में ओपन होती हैं। जब उसको प्ले करने की कोशिश करते हो आप, तो ब्राउज़र खोल देते हैं। और फ्लैश फाइल का प्रॉब्लम क्या है कि उसके अंदर आप किसी भी तरह के कंटेंट को एम्बेड कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, इमेज, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एग्जीक्यूटेबल, स्क्रिप्ट भी डाल सकते हैं। तो जैसे वो ब्राउज़र में रन करती हैं, वहाँ पर वो कुछ इंस्टॉल कर देते हैं ब्राउज़र प्लगइन की तरह। एंड देन आपके ऑटोफिल डिटेल चोरी हो जाते हैं या आपका कुछ डेटा निकल जाता है।
ऑटोफिल डिटेल्स मतलब जो हम पहले गूगल में ही सेव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ध्यान दिया होगा जब आप कोई फॉर्म भरते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में या किसी भी ब्राउज़र में, तो आपके नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड वगैरह सेव हो जाते हैं क्योंकि वो फॉर्म में भरे आपने। अब आप कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हैं किसी दूसरी वेबसाइट पर, तो आपको एज ए पॉपअप इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप ए लिखेंगे तो नीचे अमित दुबे आ जाएगा, 9 लिखेंगे तो मोबाइल नंबर्स आ जाएंगे। इट गिव्स यू सम कन्वीनियंस टू नॉट रीटाइप एवरीथिंग अगेन, बट विद ए रिस्क ये है कि वो सारा डिटेल जो है ब्राउज़र में वो सिंगल क्लिक पर कोई चला सकता है यदि उसने कुछ इस तरह के प्लगइन इंस्टॉल करा दिए, क्योंकि यदि इस वेबसाइट को वो एक्सेस है तो वो दूसरी को भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस तरह का प्लगइन आपका कैमरा भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ब्राउज़र को कैमरा, माइक्रोफोन, इन सब का एक्सेस मिल जाता है। हाँ, वहाँ पे पॉपअप आएगा कि अलाउ दिस, बट आप दे देते हो। कई बार लोग इतना अनअवेयर हैं बेसिक्स में कि वो जब वो अलाउ का पॉपअप आता है उसको अलाउ करते जाते हैं। आई थिंक इसके लिए एक टर्म है स्टेगनोग्राफी करके। स्टेगनोग्राफी क्या होती है कि इमेज के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन एम्बेड कर दें। तो ये पीएनजी फाइल नहीं होती है या जेपेग फाइल नहीं होती है? होती है। देखिए, स्टेगनोग्राफी सीधे सीधे यूज़ नहीं हो सकती। स्टेगनोग्राफी क्यों यूज़ होती थी? आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी इमेज के अंदर छुपा के भेजना है। अब आप ऐसे देख रहे हो, ये ताजमहल की इमेज दिख रही है आपको, लेकिन उसके अंदर एक कोड वर्ड है जो सिर्फ मुझे ही पता है। उसको डिकोड करने के लिए मुझे वो की चाहिए, और जब मैं उससे करूँगा तो वो दिख जाएगा। पर ये एग्जैक्टली स्टेगनोग्राफी नहीं होती है, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। कई बार पीडीएफ के संग भी होता था कि पीडीएफ फाइल के अंदर कुछ एम्बेड कर दिया। अभी पीडीएफ के संग कम हो गया है क्योंकि बहुत सारे उनके जो वल्नरेबिलिटीज़ थी फिक्स हो गई है। जितनी भी चीज़ें ब्राउज़र में ओपन होंगी ना, वहाँ पर ये रिस्क रहता है। ओके। वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस इंटरव्यू मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ आपने बताया व्हाट्सएप हाईजैकिंग स्कैम भी एक होता है, तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? सेशन हाईजैकिंग। आप अपने ब्राउज़र में facebook.com या x.com या इंस्टाग्राम जो भी आपने लॉगिन कर रखा है, पासवर्ड डाल रखा है, आप जब दोबारा उस वेबसाइट को खोलते हो तो आपको पासवर्ड नहीं देना होता, क्योंकि आपका पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड है। करेक्ट? आप सिर्फ facebook.com खोलोगे और ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। वो लॉगिन क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने पिछला सेशन लॉग आउट नहीं किया था। करेक्ट? तो वो सेशन मेंटेन्ड है, और वो सेशन आप कई महीनों, सालों तक मेंटेन कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गिव योर पासवर्ड अगेन। बट सेशन होता क्या है? सेशन इज एक्चुअली अ नंबर, अ यूनिक नंबर। जब आपने पहली बार उस सर्वर पर लॉगिन किया था तो आपको आपका लॉगिन पासवर्ड लिया गया, ओटीपी भी आया, और उसके बाद आपको एक सेशन आईडी दे दिया गया जो एक यूनिक नंबर होता है, जो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप उस वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो चेक करता है कि इज देयर एनी लाइव सेशन ऑलरेडी। वो कहता हाँ, ये तो सेशन आईडी है, ओ मैं तो उसको पहचानती तो अमित है, अलाउ कर देता। तो आपको दोबारा पासवर्ड नहीं देना पड़ता या ऑथेंटिकेशन नहीं करना पड़ता। बट मैं वो सेशन आईडी चुरा लूँ तो मैं भी लॉगिन कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे। तो मैं एक क्लिक पर वो सेशन आईडी चुरा कर दी अपने ब्राउज़र में फीड करके रिफ्रेश करूँगा तो आई ऑल्सो बी लॉग्ड इन टू द सेम अकाउंट विदाउट यूजिंग पासवर्ड। मेरे से वो ऑथेंटिकेशन नहीं करेगा। तो इस तरह के इंसिडेंट को बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। ओके। कई बार आपको एक लिंक आता है कि इज दिस यू इन दिस वीडियो, आपने कौन सा वीडियो, कौन सा, क्लिक कर दिया, सेशन हाईजैकिंग हो गई। या इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो। आपकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लॉइट करके कुछ भी क्लिक करा लेगा कोई, बिकॉज आप क्लिक करते हो और आपका ब्राउज़र वल्नरेबल है। सेशन हाईजैकिंग सबके साथ नहीं हो सकती। सेशन हाईजैकिंग तभी होगी जब आपका ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है या वल्नरेबल है, या कोई ऐसा वर्जन है जिसमें कोई 0 डे वल्नरेबिलिटी है, जो आती रहती है, विच हमेशा थोड़े थोड़े दिनों में देखोगे तो कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी आ जाती है। सेशन का मतलब है कि जो उस समय लॉगिन अकाउंट जितने होंगे, जैसे यूट्यूब लॉग्ड इन है या जीमेल लॉग्ड इन है या फेसबुक लॉग्ड, वो अकाउंट वो भी लॉगिन कर पाएगा। ओके, गॉट इट। उसको ओटीपी भी नहीं चाहिए, उसको पासवर्ड भी नहीं चाहिए, उसको सीधे सीधे सेशन आईडी मिल गया ना। गॉट इट। सेशन आईडी से वो वेरीफाई कर देता है सर्वर से कि ये तो वही बंदा है। अच्छा, तो अगर फिर वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो फिर वो उनके पास पहले ही एक्सेस है तो पैसे चले जाएंगे। बैंकों में यदि आपने लॉगिन पासवर्ड दे भी दिया ना और आप थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो गए तो वो अपने आप लॉग आउट मार देगा। होता है ना, ये सेफ्टी के लिए किया गया ताकि सेशन हाईजैकिंग बैंकों में ना हो जाए। करेक्ट? आपने नोटिस किया यदि आप एटीएम में कार्ड डालोगे और थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करोगे तो अपने आप लॉग आउट कर देगा, सेशन टाइम आउट कर देगा। सेम बैंकिंग में होता है, बैंक सर्वर पे आप करोगे, क्योंकि वो मिसयूज़ होता था पहले कि बैंकों का सेशन यदि लॉग्ड इन है और किसी ने हाईजैक कर लिया तो वहाँ भी रिस्क है। तो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जितने भी ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स हैं वहाँ पर सेशन मेंटेन नहीं होता। ओके, वहाँ पर वो सेशन का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो सेशन टाइम आउट हो जाता है। गॉट इट। व्हाट अबाउट कॉल मर्जिंग स्कैम्स या कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम्स? ये भी आजकल बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं? तो ये ओटीपी चुराने के तरीके हैं। जो लोग कहते हैं कि ओटीपी मत दीजिए,
तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं कोई OTP नहीं देता, OTP लिया जाता है। आपको थोड़ी ना पता होता है कि इस समय आप OTP दे रहे हो, वरना तो आप रोक ही लोगे। हाँ। तो वो OTP जाता कैसे, उसकी एक कहानी है। ऐसे 10-12 कहानियाँ हैं जो बड़ी कॉमन है, जो आजकल यूज़ हो रही है। पहली है कॉल मर्जिंग, जैसे आपने बोला। ये कैसे काम करती है कि आपको एक कॉल आता है कि अरुणिमा जी, अमित जी ने आपका नंबर दिया एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इवेंट, एक फायर साइड चैट कर लेते हैं और ऐसा ऐसा करके। तो आपको लगेगा हाँ अमित ने नंबर दिया तो क्रेडिबल रेफरेंस है, आप बातचीत शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद वो बोलेगा कि अरुणिमा जी, आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए तो हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं। वी हैव इन्वाइटेड हिम एज वेल, सो विल जस्ट क्लोज इट राइट नाउ। अब आपको एक कॉल आ रहा है पीछे से और आप देखोगे कि यार ये अमित का नंबर तो नहीं है। नहीं, ये अमित का नंबर नहीं है। नहीं, उनका VIP नंबर है, अभी मर्ज कीजिए ना, अभी क्लोज कर देते हैं। अब आप थोड़ा सा प्रेशर में आ गए कि यार मेरे पास VIP नंबर नहीं है। अब तो फोमो ही हो रहा है। अब तो फोमो हो रहा है, तो आप ज़्यादा प्रेशर हो, आपने मर्ज कर दिया क्योंकि अभी आपका दिमाग वहाँ अटक गया है। जैसे आपने मर्ज किया, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा या पैसे निकल जाएंगे, आपका Gmail या फेसबुक कुछ हैक हो जाएगा। क्यों? आपने OTP दिया, नहीं। QR कोड स्कैन किया, लिंक क्लिक किया, एप्लीकेशन इंस्टॉल की, कुछ नहीं किया आपने सिर्फ एक कॉल मर्ज किया है। 2 इनकमिंग कॉल जो 2 अननोन नंबर से आ रहे थे वो मर्ज कर दिया। यही नहीं करना है। आपका OTP कैसे निकला? क्योंकि आजकल सारे OTP कॉल पे भी आते हैं। पहले जो SMS पे आते थे, नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। तो यदि मैं आपका व्हाट्सएप हैक करना चाहूँ, तुमने अपने दूसरे फ़ोन पे व्हाट्सएप नंबर आपका कॉन्फ़िगर किया है और उसमें OTP को कॉल पे इनवाइट किया कि कॉल पे आए, तो वो कॉल आएगा आपको। उससे पहले मैंने आपसे बात करना शुरू कर दिया कि अरुणिमा, मैं ये बुलाना चाहता हूँ इवेंट में और ऐसा वैसा। इस बीच पे कहूँगा कोई कॉल आएगा अभी अमित का, आप मर्ज कर दीजिए। कॉल इनिशिएट किया, तो OTP का कॉल आया आपको। कॉल मर्ज करोगे तो मैं OTP सुन लूँगा, मैं तो ऑलरेडी कॉल पे हूँ आपके साथ। जैसे मैं OTP सुनूंगा, मैं तड़ से अप्लाई करूँगा और आपका व्हाट्सएप गया। ओह, तो इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। क्योंकि देखिए इसमें OTP का जो सेशन टाइम होता है बड़ा लिमिटेड होता है। बैंक का तो बहुत ही कम होता है। बैंक में तो आप खुद अपना पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो कई बार एक्सपायर हो जाता। वो इसीलिए किया गया क्योंकि पहले जब OTP का टाइम ज़्यादा होता था तो वो बता भी दिया, वहाँ भी अप्लाई हो गया। उसको सिक्योर करने के लिए वो सेशन टाइम कम करते चले गए। तो कई बार आप खुद भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तब भी आपको 2-4 बार OTP मंगाना पड़ जाता है, बिकॉज उसका टाइम एक्सपायर कर चुका होता है यूज़ का, जो जितनी देर में उसको यूज़ होना। तो ये कॉल मर्जिंग स्कैम कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम से अलग है? बिल्कुल, दोनों अलग है। अच्छा, तो कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम में क्या होता है? ये कॉल मर्जिंग, ये कॉल मर्जिंग था। अब इसका समझ आ गया मोडस कि ऑपरेंडी समझ में आ गया ना। हाँ। तो आपने कभी भी 2 अननोन नंबर से आए हुए कॉल मर्ज नहीं करने। यदि कभी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है तो कॉल खुद करें, ठीक है। इनकमिंग कॉल मर्ज मत करें दो। यदि आपको 3 लोगों के बीच में बात करनी है तो ठीक है, कर सकते हैं, बट यू शुड इनिशिएट, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये गारंटी है कि नंबर आपके फ़ोन में सेव था। करेक्ट है ना। कॉल फॉरवर्डिंग में आपके फ़ोन से कुछ डायल कराया जाता है। हम जैसे *62* मोबाइल नंबर हैश वोडाफोन के लिए है, *401* मोबाइल नंबर ये जियो के लिए है, *21* मोबाइल नंबर ये एयरटेल के लिए। तो इस तरह से हर एक ऑपरेटर के कुछ MMI कोड्स होते हैं टू कॉन्फ़िगर फ्यू थिंग्स इन योर फ़ोन, जो लोगों को नहीं पता होता। जैसे आप गूगल करें कॉल फॉरवर्डिंग कोड्स तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे जिसमें सारी डिटेल्स हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग कैसे होती है। कॉल आप बहुत सारी चीज़ें और भी कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्यून व्यून करते हैं, जो eSIM लाना है उनके लिए भी कोड्स होते हैं ऑल। बट कॉल फॉरवर्डिंग मिसयूज़ क्यों होता है, कैसे होता है कि आपके फ़ोन से कोई डायल करा दिया जाए तो आपके कॉल कंडीशनली किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड होने लगते हैं। और वो डायल करने के कई सारे तरीके हैं। आप खुद क्यों डायल करोगे? दिवाली के पहले गुड़गांव में कई सारे डॉक्टर्स के व्हाट्सएप हैक हुए। तो उनका तरीका ये था कि उनको कॉल आया कि हम एक फार्मा कंपनी से बोल रहे हैं और आपके लिए गिफ्ट है। अब उनको तो गिफ्ट आते रहते हैं। हाँ, बोले भेज दीजिए। बोले नहीं साहब, इस बार थोड़ा कॉस्टली गिफ्ट भेज रहे हैं, कुछ गोल्ड है। बोले अच्छा, हाँ तो इसके लिए परमिशन चाहिए क्योंकि इसमें टैक्सेशन भी होगा कि किसको गिफ्ट दिया गया था। तो बोले दे दी परमिशन। बोले नहीं सर, ऐसे तो किसी की भी कोई डाल सकता है परमिशन, ऑफिशियली रिकॉर्ड होगी, ई परमिशन लेंगे। तो आपको एक SMS आएगा, उसमें कोड होगा, वो डायल कर देना तो आपकी परमिशन रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ ठीक है। तो उनको एक SMS आया, उसमें वही *62* मोबाइल नंबर टाइप कोड था। दे डायल्ड और उनका कॉल फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट सेकंड उनका व्हाट्सएप हैक हो गया। एक का हैक हुआ, उसके बाद लगातार कई लोगों के हैक होने शुरू हो गए, क्योंकि उनकी डिटेल्स बाकी लोगों की भी डिटेल्स मिल जाती है, ग्रुप में कौन कौन है। मेरे पास करीब 40-50 डॉक्टर्स के कॉल आए उस दिन कि साहब मेरा भी हो गया, मुझे बचाओ, ऐसे करके। एक बार आपका व्हाट्सएप हैक हुआ तो फिर 1 हफ्ते तक रिकवर नहीं होगा।
1 हफ्ते तक? और 1 हफ्ते तो आपकी जान ऐसे से होती है, क्योंकि मेरा तो बहुत डिटेल था उसमें। हाँ, हाँ। इसलिए मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि आपका व्हाट्सएप हैक ना हो। हुँ। आप सब जो हम एक गलती करते हैं कि हमारे व्हाट्सएप को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं करते। तो उसमें एक फीचर है, आप सेटिंग्स में जाएं, अकाउंट्स में जाएं, तो वहाँ पर चौथा ऑप्शन दिखाई देगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करें तो उसमें 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। वो 6 डिजिट का कोड आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है 80% का ही होता है, मैं ऐसे उठाता हूँ लाओ जी। या और वो ऐसा डालना है जो आपने किसी को भी नहीं बताना, अपने वाइफ हस्बैंड को भी नहीं बताना। मतलब दिस इज दैट लेवल ऑफ सिक्योर नंबर। वो यदि किसी को नहीं बताया तो आपका व्हाट्सएप कोई एक्सेस कर ही नहीं पाएगा। चाहे फोन चोरी हो जाए, चाहे ओटीपी चला जाए, कुछ भी हो जाए, व्हाट्सएप सेफ है। यही आप चाहते हैं कि हमारा व्हाट्सएप प्राइवेट रहे, तो ये सबको कर लेना चाहिए। दिस इज क्विक गाइडलाइन टू ऑल ऑफ, बिकॉज ओटीपी चुराने के आज मैं 12 तरीके बताऊंगा, अगली बार आऊंगा तो 15 बताऊंगा, ये तो बदलता रहेगा। तो कॉल फॉरवर्डिंग से ना सिर्फ व्हाट्सएप हैक होगा, कुछ भी हैक हो सकता है, क्योंकि अब आपके ओटीपी का कॉल उसको फॉरवर्ड होने लगेगा, और वो तब मंगाएगा जब आप बिजी हो, सो दैट आपको पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे आप फ्लाइट में हैं, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, आप जज हैं तो आप कोर्ट में हैं, आप अपने काम में बिजी हैं, उस समय बेसमेंट में है, सिग्नल नहीं आ रहा, या कॉलर आपको बिजी कर देगा। जो क्रिमिनल है वो आपको पहले कॉल करेगा और आपको बिजी कर देगा, बिकॉज ही इज टॉकिंग टू यू ऑन सम अदर फोन। अब आपका ओटीपी मंगाएगा, वो उसके पैरेलल आएगा, तो सारे वाले को फॉरवर्ड हो जाएगा। एक और चीज़ जो हो रही है, बड़े ब्रोकर्स जैसे ग्रो के जो ऐप्स हैं, उनके बिल्कुल क्लोन्स बनाए जा रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। मतलब यूआई यूएक्स मिलता जुलता है। उस चक्कर में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे उन ऐप्स में, लेकिन जब विड्रॉ करने की बात आती है तब नहीं कर पाते। तो लोग इसमें क्यों फंस रहे हैं एग्जैक्टली? यू आर राइट। जितने भी बैंकिंग वेबसाइट हैं, जितने भी होटल्स की वेबसाइट हैं, जितने भी रिसोर्ट की वेबसाइट हैं, या इस तरह के फाइनेंशियल कोई भी सर्विस देने वाले की वेबसाइट, उनकी वेबसाइट क्लोन होती रहती है, लगातार क्लोन होती हैं। उनकी या तो मिलते जुलते डोमेन होंगे, या फिर ऐप है तो पूरा का पूरा ऐप ही रोग ऐप बना लेते हैं। अब वो रोग ऐप या तो एपीके के थ्रू इंस्टॉल होगा, या कई बार प्ले स्टोर पे भी आ जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके किसी दूसरे नाम से। बाय द टाइम उसको टेक डाउन कराया जाए, लोग तो लुट जाते हैं। लोन ऐप्स जैसे थे, वो सारे लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते थे पर लुट जाते थे, क्योंकि ये सारे के सारे फ्रॉड लोग ही डालते थे। तो इवन ऑफिशियल सोर्सेज से भी फेक ऐप्स हो सकते हैं? आते हैं, बिल्कुल आते तो इट्स नॉट जस्ट कि आपने एपीके फाइल लिया एंड एक अनऑफिशियल सोर्स से डाउनलोड किया। हाँ, एपीके फाइल तो बहुत ईजी वे है ही, क्योंकि आप जितने देखेंगे ना, जो ये वाले स्कैम चलते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट स्कैम जो आप बात कर रहे हो, 80% टाइम तो एपीके फाइल से इंस्टॉल होती है वो ऐप। 80% टाइम कि भाई आपको पहले ग्रुप में ऐड किया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर और लोग होंगे जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोस्ट कर रहे होंगे कि अरे मेरे तो ट्रिपल हो गए पैसे, 4 गुने हो गए, वो स्क्रीनशॉट भेज रहे होंगे, तो आप भी एक्साइट हो जाते हो कि यार थोड़ा मैं भी लगा देता हूँ। पर वो जो आपको ऐप इंस्टॉल कराएगी वो तो फर्जी है, वो तो वो चीज़ चाहेगा वो दिखा देगा आप, बट इट लुक्स सो रियल एंड सो कन्विंसिंग कि आपको लगता है यार ये तो बन गया। राइट। फिर वो कहता है कि साहब इसको 1 महीने के लिए लॉकिंग पीरियड है, विड्रॉ नहीं कर सकते आप, लेकिन आप कमा सकते हो, तो आप लगाते रहते हो पैसे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि पैसा बढ़ रहा है। तो मुझे एक सूरत से कॉल आया एक व्यापारी का, कहता है साहब मेरे कुछ पैसे चले गए इसी तरह की स्कीम में, कि मैंने एक ऐप इंस्टॉल की और वो ट्रेडिंग ऐप थी और मेरा पैसा बढ़ रहा था एंड आई वाज हैप्पी, और जब विड्रॉ करने की बारी आई तो नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितना पैसा? कहता 17 करोड़। 17 करोड़? मैंने कहा 17 करोड़? कितना सर? सेम मैंने रिएक्शन। कहा भाई तू कितना बड़ा आदमी है, ये लोगों के पास कितना पैसा है मैं अंदाजा नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ऐसा भी नहीं था कि उसकी दुनिया उजड़ गई हो, ही वाज क्वाइट कूल एट दैट टाइम, यार मेरा सर 17 करोड़ चला गया। तो मुझे जो बात अचंभित करती है वो ये कि इस व्यक्ति ने 17 करोड़ यदि लगाया था, 100 करोड़ तो कमाए होंगे जिंदगी में, तो ये बंदा बेवकूफ़ तो नहीं था, दिमाग लगाया, बिजनेस करता है। फिर ये बेवकूफ़ कैसे बन गया? मतलब आप दुकान पे जाते हो तो बंदा 10 रुपए का डिस्काउंट देने में भी 5 बार बहस करता है ना, कि क्यों कमा, और यहाँ आप एक बंदे पे भरोसा कर रहे हो जिसको कभी मिले नहीं हो, और कुछ भी किए जा रहे हो, बिकॉज ये वर्ल्ड ऐसा है, ये वर्चुअल वर्ल्ड है जिसके बारे में लोगों को अंदाजे नहीं कि कितना फेक है ये। तो पहले तो ये जाने कैसे कि ये ऐप सेफ है या नहीं है, मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा सवाल है। एपीके फाइल से तो कोई इंस्टॉलेशन करे ही ना, तो 80% केसेस तो वैसे आप iOS के लिए अलग हो गया, iOS में सीधे लिंक से एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोविजन उनका वैसा है, पर एंड्रॉयड में हो जाता है, और आप खुद ही वो सिक्योरिटी प्रोविजंस बाईपास कर देते हो। जब इंस्टॉलेशन कर रहे हो आपको पॉपअप देगा भी, लेकिन आप मानते ही नहीं, आप कहते हो नहीं नहीं मुझे तो करना है इंस्टॉल, क्योंकि मुझे तो पैसे कमाने हैं। नहीं, आ बैल मुझे मार। हाँ, वैसे ही होता है।
तो चाहे वो बैटिंग ऐप हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट ऐप हो, चाहे वो कोई और यूटिलिटी ऐप कर लेते हैं लोग इंस्टॉल, गेम कर लेते हैं लोग इंस्टॉल। आप एक्चुअली एक वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं अपने फ़ोन में, खुद एक वायरस इंस्टॉल कर रहे हैं और उसके बाद अपने फ़ोन का एक्सेस सामने वाले को दे रहे हैं। जो आप पैसा डालेंगे वो तो अलग बात है, आपके पर्सनल डिटेल, आपके पिक्चर्स, व्हाट्सएप चैट, सब कुछ वो ले सकता है और वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा इवेंचुअली। फिर आपको ब्लैकमेल भी करेगा वो कि अब और दे, वरना ये वाली इन्फॉर्मेशन भी है मेरे पास। सो दिस इज अ बिगर रिस्क देन अ फाइनेंशियल रिस्क, जो आप नहीं समझ रहे। फ़ोन को आप सिर्फ फ़ोन मत समझिए, ये डायरी है बिल्कुल। डायरी है, वॉलेट है, सब कुछ है आपका। तो लोग उसमें कैसे कुछ इंस्टॉल कर देते हैं, तो ये एक समझने वाली मैं बात बता रहा हूँ। दूसरा, पहचाने कैसे, यदि आप प्ले स्टोर से भी कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो हिस्ट्री देखिए किसी भी ऐप की कि इसका ओनर कौन है, कहाँ की ऐप है, कितने डाउनलोड हो चुके हैं, रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है, रेटिंग क्या है। ये चीज़ें तो कम से कम बेसिक सैनिटी तो चेक कर ही सकते हैं। और इसके बावजूद भी यदि आप नहीं समझ पा रहे तो फिर मूवी आर्मर से स्कैन कर लो। मूवी आर्मर ऐप है जो आपके हर एक प्ले स्टोर ऐप को बिहेवियरल स्कैन करती है कि इससे पोटेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो सकता। कहानी कैसे खुलती है कि आपका बच्चे ने गेम इंस्टॉल किया और उस गेम के अंदर चैट फैसिलिटी है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे को लगता है कि सामने वाला ना मेरी ही एज का है, क्योंकि वो गेम खेल रहा है तो वो भी उसी एज का होगा, पर ऐसा होता नहीं है। 50% से ज़्यादा गेमर्स बड़ी एज ग्रुप के हैं और उसमें से काफ़ी सारे क्रिमिनल हैं। वो उस गेम के थ्रू पेरेंट्स के फ़ोन को टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है बच्चा अपना फ़ोन तो यूज़ कर नहीं रहा है, ये तो अपने पेरेंट का यूज़ कर रहा है, उसमें तो फाइनेंशियल ऐप भी होंगी। तो वो उस गेम में एक लिंक भेजता है। जैसे उन्होंने एक लिंक भेजा privacy.net/analyzer, एक लिंक है जिससे आप चेक कर सकते हो कि आप यदि किसी लिंक को क्लिक करते हो तो आपका क्या क्या डेटा बाहर जा सकता है। तो जिसमें आपकी लोकेशन है, ब्राउज़र का वर्जन है, सिम कार्ड कौन सा है, फ़ोन का टाइप आईफोन है कि एंड्रॉयड है, कौन सा वर्जन है, रेजोल्यूशन कितना है, आपका बैटरी स्टेटस क्या है, सब डेटा एकदम निकल जाता है बाहर। इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए, इसलिए कोई पॉपअप नहीं आएगा। लिंक क्लिक गया, तो वो लिंक भेजेगा, ये डेटा आपका सामने वाले को चला जाएगा। फिर वो बच्चे को बोलेगा, अरे पटना में बैठे हो, फ़ोन तो तुम्हारा 20% चार्ज है, चार्ज क्यों नहीं कर लेते, वोडाफोन का सिम करते हो यूज़। बच्चा क्या होगा, क्यूरियस हो जाएगा, यार इसको कैसे पता ये चीज़, तुम भी पता कर सकते हो। अच्छा कैसे, ये लो ये इंस्टॉल करो, हो जाएगा। उसने करा लिया इंस्टॉल। तो पहला खतरा क्या था, वो गेम। फिर वो एपीके आई डायरेक्ट लिंक से, पर गेम तो आपका प्ले स्टोर से आया था ना, राइट। तो आप यदि मूवी आर्मर के थ्रू ये चेक कर लेंगे, जो आपकी प्ले स्टोर वाली ऐप भी है, तो वो ऐसे गेम के लिए रेटिंग लो कर देगा जिसमें चैट फैसिलिटी है। क्योंकि आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अननोन आदमी से बात नहीं करने देंगे, और उसी बच्चे को आपने एक गेम दे दिया है जिसमें वो लाखों लोगों से बात कर सकता है जिनको हम कभी मिले ही नहीं। राइट। दिस इज इक्वली अनसेफ। एडोलेसेंट शो का बिल्कुल साइबर क्राइम एडिशन लग रही है। हाँ इट इज वेरी स्कैरी। एग्जैक्टली, इट इज ट्रू। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जित तेजी से आप देख रहे हो कि हर एक बच्चा 5 साल की उम्र से फ़ोन से चिपक जाता, और वो खतरा सारा का सारा पेरेंट के लिए। स्पीकिंग ऑफ ट्रस्टिंग पीपल ऑनलाइन, राइट, पासवर्ड शेयरिंग स्कैम भी एक आ रहा है कि लोग अपने ट्रेडिंग ऐप्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी को दे देते हैं, जो आपको अश्योर करते हैं कि हाँ गारंटीड रिटर्न्स आपको इतने % मिलेंगे। ऑफ कोर्स किसी को अपना पासवर्ड नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग शेयर कर रहे हैं। ये लोग टू गुड टू बी ट्रू वाले स्कीम्स में क्यों फंस रहे हैं ऐसे? अभी आप यहाँ चले जाइए नोएडा में, सेक्टर 108 में या 100 में, वहाँ पर कुछ ज़ेरोक्स शॉप्स हैं, प्रिंट आउट निकालते जो। और मैं जब भी जाता हूँ, हाँ जी वो प्रिंट आउट निकालना है, जीमेल पे, हाँ पासवर्ड बताओ अपना, हाँ जी ये रहे, ऐसे बता रहे होते हैं पासवर्ड, और वो निकाल लेता है वो कहते। पर आपका जीमेल सिर्फ जीमेल नहीं है। मैं आपको बता दी, आपके फ़ोन का जीमेल का लॉगिन मुझे कहीं मिल जाए तो मैं आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर दूँगा। इतना बेसिक्स लोगों को नहीं पता। मैं सबसे पहले आपकी सारी लोकेशन निकाल दूंगा, पिछले कई सालों की, 10-12 साल की, हर सेकंड की लोकेशन, और आगे की तो ट्रैक कर ही लूँगा। आपके फ़ोन में कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। जीमेल गिव्स मी दिस पावर। आप प्ले स्टोर पे जाइए, यदि उसी जीमेल से आपने लैपटॉप पे लॉगिन कर रखा है ना, तो पूछता है कि फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वॉच में करनी है, डेस्कटॉप पे करनी है, तो जिस डिवाइस में करनी है आप लैपटॉप से वो रिमोटली इंस्टॉल कर सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड कि वो जीमेल यहाँ पे भी लॉग्ड इन है, दैट्स इट। इसके अलावा आप फ्यूचर OTP भी ले सकते हो, जो गूगल बैकअप कोड बोलते हैं। तो 8 OTPs अभी आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड यूजिंग दोज OTPs यू कैन लॉग इन टू दैट अकाउंट लेटर ऑन। तो ये सारे रिस्क हैं जब आप किसी को अपना जीमेल का एक्सेस दे रहे हो। और भी बहुत सारे, फोटोज़ ले लेगा, गूगल ड्राइव ले लेगा, बाकी पासवर्ड देख लेगा कि वो तो ब्राउज़र में सेव्ड होती है। पर ये गलती करते हैं लोग,
आपके फ़ोन का जो जीमेल है वो आपके घर के लैपटॉप में भी लॉग्ड इन है, आपके टैबलेट में भी है, आपके एक और फ़ोन में है जो ड्रॉर में पड़ा है जिसको आप यूज़ भी नहीं करते हैं, या आपके ऑफिस में भी है। एनी ऑफ दैट डिवाइस इफ समबडी गेट्स फॉर 10 सेकेंड्स, आप गए, आपकी पूरी कुंडली गई, पैसा तो जाएगी, बाकी सब भी जाएगा। Okay. ये तो हैक भी नहीं है, ये तो आपकी इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। फिर तो आप बात कर रहे हो कि आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का पासवर्ड, कि आपका ये यूएसडीटी खरीदे थे, पासवर्ड दे दीजिए, इन्वेस्ट करना है, और आपने सीधे दे दिया, यहाँ लीजिए, बिकॉज रिटर्न हाई है। एंड हमारे दिमाग की जो ट्रेनिंग हुई है वो इसी हिसाब से हुई है। हमारे ब्रेन में वो सारी कमजोरियां हैं जो एक एआई में होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनता है? बहुत सारा डेटा दिया, डीप लर्निंग प्रोसेस के थ्रू ट्रेन किया न्यूरॉन्स को, और वो ट्रेन हो गए। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्रेन ट्रेन होता है। तो जो गलतियां आपको एआई में दिखेंगी ना, वो सब हमें यहाँ पे हम भी वैसे ही हेलुसिनेट बिल्कुल करते वैसे। हैं। तो यदि मैं आपको सिनेरियो दिखाना शुरू करूंगा तो आपको लगेगा हाँ यार, ये तो हम जब एआई को बोलते हैं यार ये हेलुसिनेट करता है, हम भी करते हैं। मैं किसी बच्चे को पुश करना शुरू करूंगा, नहीं तुम्ही ने किया था, ये तुम्ही ने किया था, नहीं मैंने नहीं किया था, तुम्ही ने किया, वो कहानियां सुनाना शुरू कर देगा, प्रेशर। वैसे एआई करता है। एआई को आप पूछना शुरू करो ना तो वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ तो बोलना है, हाँ, तुम झूठी इतना बोल दबाव देता डाल रहे हो। ऐसा हुआ यूएस में, एक लॉयर था, वो कोर्ट के लिए आर्गूमेंट प्रिपेयर कर रहा था, और वो एआई को पूछता रहा कि मुझे कोई रियल केस दे जिसमें सीधे सीधे लिंक करके मैं अपने आर्गूमेंट को स्ट्रांग कर दूं। ओह नो, आई कैन सी वेयर दिस इज गोइंग। तो उसने केस, ये कंप्लेंट नंबर, एफआईआर नंबर, इन्वेस्टिगेशन, जजमेंट सब निकाल के दे दिया उसने। अगले दिन इसने आर्गूमेंट में पेश कर दिया। अब जज बड़ा हैरान अमेज़ कि यार परेशान। ये इस तरह का जजमेंट हुआ और इस तरह का केस हुआ और मुझे पता नहीं है। उसने एक बार चेक तो करो यार कब हुआ था। वो मिले ही नहीं कभी। केस ही फेक। लेट्स से कोई स्कैम का शिकार बना है, राइट? उसके बाद पैसे रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है, एंड रिकवर होते भी है कि नहीं? बिल्कुल होता है। देखिए, सबसे पहले आपके जो शुरू के 3 घंटे हैं बहुत क्रिटिकल। 95% टाइम जो विक्टिम है उसको 5 मिनट में पता पड़ जाता है या 10 सेकंड में पता पड़ जाता है कि मेरे संग फ्रॉड हो गया। जब तक वो ट्रैप है तब तक तो है, पर उसके बाद पता पड़ ही जाता है। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाला छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें तो आप देखिए महीने तक इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो, उसके बाद जब आप पैसा विड्रॉ करने चाहते हो तब नहीं कर पाते हो, फिर आप पहले कोशिश करते हो। अच्छा, ये भी होता है जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आप वो जो चैट कर रहे हो तो जिससे उसे कहते हो भाई मैं पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि आपने टैक्स नहीं दिया ना अभी तक, तो क्योंकि टैक्स, हाँ इसमें आपको 20% टैक्स लगता है जो आपने इनकम कमाई है। तो आपने इसे 17 करोड़ इन्वेस्ट किया था आपने, इसका आपका 60 करोड़ हो गया है, तो आपकी कमाई हो गई इतनी, उसका 20% आप टैक्स दो, फिर आप विड्रॉ कर पाओगे। तो लोग वो भी दे देते। आप देख रहे हो जो गया वो तो गया, उसके बाद अलावा और भी देने को तैयार है, क्योंकि पैसा चाहिए। आप ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि यार उसी में से क्यों नहीं काट पा रहा है, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स कर लेना। मेरे से क्यों ले रहा है? राइट। पर वो कन्विंस कर देता है एंड यू पे एक्स्ट्रा, क्योंकि आप मेंटली इतना कन्विंस हो चुके हो। यू डू एवरीथिंग व्हाट दे डू एंड इवेंचुअली यू रियलाइज कि यार अब तो फंस गए। जब तक बहुत लेट हो चुका होता है, और जो पैसे आपने उनके अकाउंट में दिए होंगे ना, वो उसी दिन 3 घंटे के अंदर देश के बाहर निकल जाते हैं। दे हैव अ वेरी फास्ट मैकेनिज्म ऑफ रूटिंग दिस मनी एनोनिमसली आउट ऑफ इंडिया। अब ये होता कैसे? जैसे कि आपके पैसे को पहले 6-7 अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, फिर उन अकाउंट से या तो गेमिंग करेंसी खरीदी जाएगी, क्रिप्टो करेंसी खरीदी जाएगी, या गिफ्ट कार्ड खरीदी जाएगी, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर्स खरीदी जाएगी। अब वो गिफ्ट वाउचर तो आप किसी भी कंट्री में भेज दो, वहाँ यूज़ हो जाएंगे, वहाँ भेज दिए जाते हैं, तो आप बेनिफिशियरी तक नहीं पहुँच सकते। ये जितने अकाउंट होते हैं सारे एनोनिमस होते हैं, मतलब ये जिनके नाम पे अकाउंट होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके नाम पे अकाउंट। आप ढूंढने जाओगे, केवाईसी चेक करोगे तो पता पड़ा कि उड़ीसा के किसान का है, झारखंड के किसान का है। वो कह रहे साहब मुझे पता नहीं मेरे नाम पे अकाउंट चल रहा है, तो उनको पकड़ के तो कुछ होगा नहीं। वो अकाउंट मैनेज हो रहा था किसी और के द्वारा, मेवात, अलवर, नूह में कहीं या दुबई में कहीं, और पैसा का जो बेनिफिशियरी है वो तो रोमानिया में बैठा है। तो अब क्या, किसको पकड़ोगे आप? अब ऐसे केसेस में जहाँ पर जैसे आपके 50,000 चले गए या इंस्टेंटली आपको रियलाइज़ हो गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया है, तो सबसे पहले तो 1930 पर कॉल करना है। 1930 24/7 हेल्पलाइन नंबर है गृह मंत्रालय का। इसको पावर है कि 48 आवर्स के लिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। आप तुरंत रिक्वेस्ट कीजिए कि ये फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है, ये ट्रांजेक्शन आईडी है, यूपीआई है तो वो डिटेल दीजिए। यदि आपने तुरंत बता दिया तो चांसेस हैं कि पैसा फ्रीज हो जाएगा। वो जो पैसा ब्लॉक हो गया वो गारंटेड आपको वापस आ जाएगा, क्योंकि वो अकाउंट जो था उस पर यदि आपने डिस्प्यूट रेज कर दिया है तो जिसके नाम पर होगा उसको नोटिस जाएगा कि साहब आइए बैंक में, बताइए क्यों आया था पैसा। वो कभी आएगा नहीं, क्योंकि वो तो क्रिमिनल है, वो तो सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकता था। तो बैंक 21 दिन का नोटिस देता है, यदि वो नहीं आता है तो बैंक पैसा वापस कर देता है, अपने आप कर देता है।
ओके। तो वो तो आपका काम है सिर्फ पैसा फ्रीज करा देना। फ्रीज हो गया तो अपने आप वापस आएगा, फिर आपको ज़्यादा हैसल नहीं होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसमें लेट हो जाते हैं। जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है कि 3 दिन के अंदर यदि आप बैंक को इन्फॉर्म करते हो तो बैंक इज़ लाइबल टू पे यू 100% मनी। तो 3 दिन बहुत लंबा होता है, आप तुरंत कर दें एक मेल और डिटेल दे दें कि ये ट्रांजेक्शन्स फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन्स हुए हैं मेरे अकाउंट से, इसको आप तुरंत ब्लॉक कराइए, फ्रीज कराइए, और एज पर आरबीआई गाइडलाइन प्लीज़ रिवर्ट माई मनी बैक। ये इन्फॉर्मेशन रिटर्न में जाली आनी चाहिए और आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि आपने इन्फॉर्म कर दिया था, ताकि कल के दिन लेटर यू कैन यूज दैट एज एन एविडेंस कि आपने आई inform कर फॉलोड दिया था। द आरबीआई गाइडलाइंस एंड आई नीड माई मनी बैक। हम्म, बैंक प्रोसेस करेगा, वो पैसा फ्रीज करा सकता है। इवेंचुअली यदि वो नहीं करता है तो आप इस केस को आरबीआई ओम्बड्समैन में भी ले जा सकते हो। सो आरबीआई ओम्बड्समैन OMBUDSMAN करके एक वेबसाइट आ जाएगी, गूगल पर सर्च कीजिए, उस पर आप किसी भी बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो यदि बैंक आपको रिवर्ट नहीं कर रहा है या आपको टाल रहा है या टाइम ले रहा है तो आप 21 दिन के बाद आरबीआई ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर दीजिए, वो आरबीआई पुश करेगा उस बैंक को, यू विल। ओके। तो ये था स्कैम होने पे सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम अपने आप को रिलेटिवली स्कैम फ्री कैसे कर सकते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो जेनरिक हैं। एक, सबसे पहले तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट कम होना चाहिए। जितना कम होगा उतना क्रिमिनल आपके बारे में कम जानेगा। हमने एक चीज़ स्टार्टिंग में ज़रूर नोटिस की थी कि जितने भी क्रिमिनल हैं वो अमीरों को लूट रहे हैं। क्योंकि ये तो मैं फाइनेंशियल फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पर्सनली परेशान कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल लॉसेस सिर्फ एक तरह के क्राइम है, पर आपको इस हद तक डराया जा सकता है कि आप फाइनेंशियली भी लॉस कर हो जाएं और लॉस हो जाए आपके संग, और पर्सनली भी आप डिस्टर्ब हो जाएं। ये ऐसे भी हुए केसेस, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा अभी बाद में। लेकिन जो भी हम डाल रहे हैं ऑनलाइन, जैसे कि कुछ सेटिंग्स में बता रहा हूँ, फेसबुक के अंदर अपनी जो फ्रेंड लिस्ट है उसको प्राइवेट कर लें। यदि आप फ्रेंड लिस्ट प्राइवेट कर लेंगे तो आपका फेसबुक अकाउंट कभी क्लोन नहीं होगा, क्योंकि क्रिमिनल क्या करना चाहता है, आपकी क्रेडिबिलिटी यूज करके आपके दोस्तों को लूटना चाहता है। वो आपका प्रोफाइल पिक्चर लेगा, एक नया फेसबुक अकाउंट बनाएगा, दोस्तों को भेजेगा, उनको लगेगा कि शायद उसका पुराना वाला लॉक हो गया या भूल गई तो नया बना के भेजा। वो कोई इंक्वायरी तो करेंगे नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेंगे रिक्वेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि भाई पैसा मांगा मेरे नाम से व्हाट्सएप पे पैसा मांग रहे हैं, फेसबुक पे मांग रहे हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे, पब्लिक, एक्सेप्ट दीज बदमाश फ्रेंड, एवरीवन, ओनली मी वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक है। किसी को भी दिखाने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपकी पोस्ट जो है उसकी विजिबिलिटी सिर्फ अपने दोस्तों तक रखें, वो पब्लिक ना करें, क्योंकि जो पब्लिक पोस्ट होगी उसको जो लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, शेयर कर रहा है, वो भी तो आपके दोस्त हैं। तो क्रिमिनल को वहां से भी पता पड़ सकता है कि ये आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं। यदि उनकी विजिबिलिटी आप अपने दोस्तों तक रखेंगे तो भी आपका डिजिटल फुटप्रिंट मिनिमाइज रहेगा। 2 तरीके से सोशल मीडिया यूज किया जाता है, अपनी कम्युनिटी, अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स को लेकर, और पब्लिक एक एज ए सेलिब्रिटी। आपने डिसाइड करना है कि आप सोशल मीडिया यूज करना कैसे चाहते हो। आप जैसे ही दोनों बाउंड्रीज को मिक्स करोगे आप खतरा मोल ले लोगे। यदि आप पब्लिक के लिए कर रहे हो तो फिर आपकी पर्सनल फोटो नहीं डालोगे, फिर आप घर के अंदर की पार्टी की फोटो नहीं डालोगे, फिर आप फैमिली की फोटो नहीं डालोगे। आप फिर प्रोफेशनल फोटो डाल सकते हो, प्रोफेशनल बातें कर सकते हो। पर जैसे ही आप पर्सनल चीजें शेयर कर रहे हो तो फिर उसकी कम्युनिटी लिमिटेड कर दीजिए कि वो कोई भी पब्लिक आदमी उसको ना देख पाए। ये 2 सेटिंग फेसबुक के लिए। एक अभी क्राइम हुआ, एक कंपनी की जो अकाउंटेंट थी या सेक्रेटरी थी, उसको एक मैसेज आता है, उसके बॉस के नंबर से व्हाट्सएप प्रोफाइल क्रिएट किया गया है और एक नया नंबर है, और उसमें आता है मैसेज कि ये मेरा नया नंबर है, ये इसको सेव कर लेना। तो उसने सेव कर लिया। वो कुछ बाहर का था, यूके का नंबर था, तो उसने कहा कि ठीक है, यूके का कोई सिम लिया होगा, बात खत्म हो गई। अच्छा, वो ट्रैवल बहुत करते हैं तो कभी अचानक आ गया, बात आई गई होगी। अब चूंकि उसने नंबर उन्हीं के नाम से सेव कर लिया है, अब 2 हफ्ते बाद वो बॉस कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं, उस नंबर से उसको एक मैसेज आता है कि मैं इस कंट्री में हूँ और एक बार जरा अकाउंट में देखो कितने पैसे। तो उसने बताया साहब इतने पैसे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अर्जेंट डील हो रही है तो कुछ एडवांस पेमेंट करना है, तुम एक काम करो, इसमें पैसा ट्रांसफर कर दो। तो उसने कर दिया। आप देख रहे हो, क्योंकि आपने वो नंबर पहले उस नाम से सेव कर लिया था, तो अब आपके दिमाग में आया ही नहीं कि ये फ्रॉड हो सकता है। राइट। 2 हफ्ते का लीड टाइम था। हाँ, यदि वो इंस्टेंटली होता तो भी आदमी समझ लेता कि यार ये तो नया नंबर है, अभी पैसा क्यों मांग रहा है। पर अब ऐसा नहीं कर रहा है क्रिमिनल। क्या कर रहा है, पहले मैसेज देके इससे नंबर सेव करा देता है। अब वेरीफाई तो ना करते कि न्यू नंबर क्यों भाई, पुराना क्या हो गया, कोई कहानी तो नहीं सुनाते आप।
आपने सेव जैसे ही कर लिया, अब वो 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद यदि कुछ मैसेज करता है तो आपको दिमाग में ये नहीं आएगा कि ये नंबर तो बदल चुका था या ये बंदा वो नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ये ऑफ माइंड। एग्जैक्टली ये कर रहा है और उसने दे दिया पैसे। संचार साथी नाम की वेबसाइट से भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? ये बहुत बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। संचार साथी .gov.in पर 6 सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं। पहला उसमें है कि आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो आप वहाँ जाएं tefcop.sancharsathi.gov.in, तो आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं वो दिख जाएंगे आपको। 6 चल रहे हैं, आपको ये भी दिख जाएगा कि यार ये वाला मेरा नहीं है तो मैं यूज़ नहीं करता, तो उसको वहीं से आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो वो ब्लॉक हो जाएगा ऑपरेटर पर। दूसरा कि आपका फ़ोन यदि चोरी हो जाए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे ही फ़ोन चोरी होता है मुझे एकदम से कॉल आने लगते हैं, सर इसको ट्रैक करा दो। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी कुछ ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाती। तो आप संचार साथी .gov.in पर जाएं, वहाँ पर लॉस्ट फ़ोन की रिपोर्ट कर दें, वो फ़ोन तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद यदि फ़ोन नेटवर्क पे आता है तो तुरंत आपको अलर्ट आ जाएगा कि नेटवर्क में आ गया है, इस नंबर से आया है, ये लोकेशन है, वहाँ से बरामद हो जाएगा। तो पिछले साल करीब 14 लाख से ज़्यादा फ़ोन रिकवर हुए हैं। तो मैं इसलिए लोगों को बता रहा हूँ कि उस सर्विस का इस्तेमाल करें, अब आपको दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है कि यदि आप को कोई इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है, कॉल आ रहा है, तो आप वहीं रिपोर्ट कर दें, वो ब्लॉक हो जाएगा नंबर। आपको कोई मैसेजेस भेज रहा है व्हाट्सएप पे या कुछ स्टॉकिंग कर रहा है, वहाँ पे अलग सेक्शन है, वहाँ रिपोर्ट कर दें। तो ऐसी 6 सर्विसेज हैं उसमें। आपने सेकंड हैंड फ़ोन खरीदा और आप चेक करना चाहते हो कि ये फ़ोन चोरी का तो नहीं है, ये फ़ोन मैं खरीद सकता हूँ या नहीं, इसका कहीं कल के दिन मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, आप संचार साथी .gov.in पर जाएँ, उस फ़ोन का IMEI डालें, वो बता देगा। वेरी हेल्पफुल। या अब जब AI बहुत पॉपुलर हो रहा है, लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, उससे स्कैम की लैंडस्केप पे क्या असर पड़ेगा? AI ने तो बहुत तेज़ी से डिसरप्ट कर दिया है। पहले क्या होता था कि जो फिशिंग ईमेल्स आती थी, तो हम जब गाइडलाइन बनाते थे तो देखते थे कि ईमेल में स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होगी, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। अब तो ChatGPT से ड्राफ्ट करके ईमेल भेजी जाती है, करेक्ट। तो वो हमसे भी बेटर लिखी जाती है। जितनी अच्छी मैं इंग्लिश जानता हूँ उससे अच्छी इंग्लिश में तो वो मेल आती है, और इतना प्रोफेशनल नोटिस होता है। कोई भी नोटिस जैसे अभी भेज जा रहे हैं आपको, तो वो नोटिस पहले बड़े बचकाने लगते थे, वो लोग कई बार इग्नोर भी कर देते थे, पर अब नहीं कर पाते क्योंकि वो इतने प्रोफेशनली डिज़ाइन होते हैं। फेक डॉक्यूमेंट जो बनाए जा रहे हैं AI द्वारा, किसी का भी डॉक्यूमेंट बनाकर क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर ली जाती है, उसके सर्टिफिकेट बना देते हैं, उसके IDs बन जाती हैं। सो AI हैज़ चेंज्ड मैनी थिंग्स। एक वेबसाइट है thispersondoesnotexist.com, ओह, दिस इससे क्या होता है? पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट.com। उस पर आप जाइए, रिफ्रेश करिए, तो हर सेकंड वो एक नया ह्यूमन फेस जनरेट करके देगा। व्हाट? और ऐसा जो आप मान ही नहीं सकते कि ह्यूमन नहीं है। आप रिफ्रेश करते जाइए उस वेबसाइट को और वो फेस बनाता जाएगा, नए 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 नए, बच्चे के, बड़े के, लेडीज, जेंट्स, जिस एज ग्रुप का चाहिए, जिस एथनिसिटी का चाहिए वो बना देगा, और इंस्टेंट वो। और ये एक नहीं है, ऐसी हजारों वेबसाइट तो जिन्होंने कम से कम 8 बिलियन से ज़्यादा ह्यूमन फेस जनरेट कर दिए हैं अभी तक। अब उन फेसेस का यूज़ करके लोग सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं, टिंडर पे प्रोफाइल बना देते हैं, बम्बल पे बना देते हैं, दोस्ती करते हैं। फिर वो फेसेस का यूज़ करके आप वीडियो भी बना सकते हो। AI कैन डू दैट। उनके लिए वॉइसेस आ जाती हैं, उन वॉइसेस और उन फेसेस का यूज़ करके प्रॉपर एडवर्टीजमेंट या सीन्स भी बन जाते हैं। अब ऐसे में क्या है कि यदि आपको नहीं पता है कि ये सब चीज़ें फेक हो सकती हैं, आप बड़े आसानी से ट्रैप हो जाते हो। अभी तक तो एक इमेज पे ट्रैप होते थे या एक कॉल पे ट्रैप होते थे, अब तो पूरी दुनिया आपके अराउंड क्रिएट हो जाती है। अब उस दुनिया में क्या फेक है क्या नहीं है, यदि आप कॉन्शियस नहीं हो तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सिंपल कॉल्स, पहले तो कि आपका बच्चा फंसा हुआ है, उसकी आवाज़ में ही आपको AI वॉइस क्लोनिंग वॉइस स्कैम जो आती है। है। हाँ, तो ये तो बहुत कॉमन है। हाँ। पैसे मांग लिए जाते हैं, पापा मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे तुरंत अर्जेंट 2.5 लाख रुपए यहाँ भेज दो। या पुलिस वाले का कॉल आता है, लो अपने बच्चे से बात करो, ये ड्रग के संग पकड़ा गया है, इसको मार रहे हैं हम, 5 लाख दो नहीं तो इसको जेल ले जा रहे हैं। तो लोग तुरंत पैसा दे देते हैं। ये अब थोड़ा और बढ़ेगा, हो सकता है वो सैम्पल वीडियो ही भेज दें कि देखो पीटते हुए उस बच्चे को, तो फिर तो और हॉरिफिक लगेगा, जो AI डीपफेक्स जो होते AI हैं। डीपफेक होगा। अब आप कैसे उसको इग्नोर करेंगे, खासतौर से जब बच्चे का मामला होता है या किसी भी ऐसे क्लोज वन का, तो आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। दूसरा है प्रोफेशनली भी इसका बहुत मिसयूज़ हो रहा है। अभी एक हांगकांग में कंपनी थी जिन्होंने करीब मेरे ख्याल से 26 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए, सिर्फ डीप फेक कॉल हुई। एक अकाउंटेंट को उनके रिक्वेस्ट आई कि एक वेब मीटिंग कॉल है जिसमें उनके CEO, VP, सीनियर VP और सबने ज्वाइन किया। उन्होंने डिस्कशन किया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देना, तो उसको अकाउंट डिटेल आई, उसने ट्रांसफ़र कर दिया। और ऐसा 2-3 बार हुआ,
तो वो करता गया पैसे ट्रांसफ़र। बाद में पता पड़ा कि वो जो वीडियो कॉल थी उसमें लोग थे ही नहीं, वो सारे डीप फेक थे। ओह! ना सीईओ ने कभी वो ज्वाइन की, ना एसपीपी ने, ना सीटीओ ने, किसी ने ज्वाइन नहीं की। और ये अकाउंटेंट तो फंस गया। और उसने कहा मुझे तो सर आप ही लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया था, आप ही ने डिस्कशन किया। बोला ना, हम तो कभी थे ही नहीं। तो जो एआई है वो तो अब इस लेवल पर जाएगा कि आप यदि अवेयर नहीं है तो फंसेंगे ही फंसेंगे। क्या स्कैमर्स हमारी घर का वाईफाई भी हैक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इज द ईजिएस्ट थिंग। पहले तो ये है कि जब लोगों के संग होता है ना, तो कई बार वो जानबूझ के कहते हैं कि नहीं हमने पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए। तो ये मान के चलें कि एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, उनको किसी ने जॉब ऑफर दिया और उनको लगा कि वो तो सही है और उन्हें सारी दुनिया में अनाउंस कर दिया। Is this So who I everybody think knows, it is? हाँ, I- If we you don't- know, you know. हाँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो 3-4 महीने बाद जब ज्वाइन करने जाने वाली थी तब उनको पता पड़ा ये तो फेक था। पर कोई 3-4 महीने तक उनको ट्रैप करके रखा रहा और उन्हें कुछ पैसा नहीं दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो रियलिटी में जो इस तरह के केसेस मेरे पास आए हैं, लोग 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए तक गंवा चुके थे। सिंगापुर से ऑफर आया, मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। सो पैसा तो जाता है, पर ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि यार फिर मैंने पैसा भी दे दिया। हाँ। तो बिकॉज ये आपकी कॉन्शियसनेस पे सवाल खड़े कर देता है, इंटेलेक्ट पे सवाल खड़े कर देता है। एंड बहुत सारे केसेस जो रिपोर्ट ही नहीं होते। हमारे पास जितनी केसेस हैं वो सिर्फ उन लोगों के हैं जो शायद हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंच गए। मेरे पास डायरेक्ट केसेस आते हैं बड़े बड़ी कंपनीज के सीईओ, सीएक्सओज, जजेस के, सीनियर वीपीज के, ब्यूरोक्रेट्स के, कि साहब मेरे संग हो गया, अब मैं क्या करूं? अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा, वो न्यूज़ छपेगी। तो यदि गवर्नमेंट कहती है कि 22,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो मैं कहता हूं कि 1 लाख करोड़ का हुआ है एक्चुअली, क्योंकि 70% लोग तो शायद थाने में नहीं पहुंचे। राइट, थोड़ा मार्कअप करके आप चलते हो। हाँ, क्योंकि ऐसे ही होता, हर केस तो रजिस्टर ही नहीं होता। बट गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, स्कैमर्स वाईफाई कैसे वाईफाई हैक कर कैसे हैक सकते हैं? करता है? सो वाईफाई हैक करना इतना आसान है क्योंकि वाईफाई आपको पासवर्ड ट्राई करने के लिए रोकता नहीं। यू कैन कीप ट्राइंग। सो ब्रूट फोर्स तो हो ही सकता है। यदि आपका, जैसे कि मैं कई बार स्कूल्स में जाके बोलता हूँ ना, ऐसे स्कूल जो जिसमें शायद फैसिलिटीज़ भी उतनी नहीं होंगी, और 250 बच्चों के सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं सबसे पहला सवाल होता है कि आप में से किसी ने कुछ हैक किया? हाँ साहब किया। 30% बच्चे हाथ खड़ा कर देता है। ये एवरेज है। क्या हैक किया? वाईफाई हैक किया। कैसे हैक किया? सर वो WPS कनेक्ट एक ऐप है, उससे हो जाता है। ऐसी 4-5 ऐप मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। अभी क्या हुआ, मैं कल वहाँ पर औरंगाबाद पुलिस को ट्रेनिंग दे रहा था, तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बोला कि सर आपने एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, इसमें आपने OTP चुराने के तरीके बताए थे। मैंने कहा हाँ। बोले वो क्रिमिनल यूज़ करने लगे। अभी मेरे पास केस आया, मैंने उससे पूछा कि कैसे तुमने सीखा, तो बोला ये वीडियो देखा था। मैंने कहा नहीं, ये तो बैकफायर ही हो गया। बोले सर आपके खिलाफ केस हो जाएगा। मैंने इसे ऐसा नहीं हुआ है, मैंने क्रिमिनल से सीखा है। क्रिमिनल मेरे से नहीं सीख रहा है, उससे पहले क्रिमिनल कर चुके हैं, इसीलिए मुझे पता है। आई थिंक जो क्रिमिनल का इंटर्न है वो आपसे सीखा है। हाँ, तो एग्जैक्टली एक्चुअली मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, सी यदि वो छुपी रहेगी ना चीज, तो वो होती रहेगी। या तो उसको इतना कॉमन कर दो कि हर आदमी को पता, फिर वो नहीं होगी। और ये एक तरीका है किसी चीज, जैसे कि जादूगर का जादू तब तक है जब तक आप उसको पीछे की ट्रिक नहीं पता। जैसे ट्रिक पता, वो फिर उसको कोई देखने ही नहीं जाता, कहता यार ये क्या है, तो मिरर लगा के ऐसे कर दिया, कहते हाथी गायब हो गया। ये डिस्टिलरस, वो तो पता ही है। एग्जैक्टली। अभी एक वीडियो आया जिसमें एक लड़की को डिस्टिलरस किया गया और वो पुलिस वाला कह रहा है मैं आपको, गाड़ी की आवाज़ आ रही है पीछे सायरन की, कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, देखो अभी हमने चौराहे से राइट ले लिया, यही घर है ना आपको, बस पहुंचने वाले हैं, ऐसे वो चिल्ला रहा है। और लड़की बिल्कुल कूल है, कह रही है अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं? वो फलाने चौक से। हाँ, तो वो आते आते वो लेफ्ट साइड में मोमो की दुकान होगी ना, वहाँ से मोमो लेते आना। बिकॉज उसको पता है, उसको स्विगी वाला बना दिया है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, क्रिमिनल कह रहा यार ये क्या है लड़के। ये तो आउट ऑफ सिलेबस। आई वांट दीज काइंड ऑफ वीडियोस। जिस दिन ये होने लगा ना कि कॉलर का मजाक उड़ने लगा, हिम्मत टूट जाएगी। जब वो OTP चुराने का तरीका ऐसे करूँ, अच्छा बेटा इधर आओ, तुम करो मर्जी, मैं बताता हूँ। दिस शुड बी द रिएक्शन। तो आपके एक्सपीरियंस में सबसे इंटरेस्टिंग केस आपके पास कौन सा है एंड आपने ये कैसे सॉल्व किया? बहुत सारे केसेस हैं। देखिए, कोविड के बाद एक व्यक्ति का कॉल आया, उसने कहा कि साहब मैं ना गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था और ही वॉज डाइवर्सिफाइंग हिज बिजनेस। तो केमिकल कुछ बिजनेस में वो घुसना चाह रहा था, लोगों ने कहा कि इसमें बड़ा पोटेंशियल है, तो वो सर्च किया जा रहा था। अचानक से उसको फेसबुक पे एक ऐड आता है कि यूके की एक कंपनी है जो सप्लायर ढूंढ रही है इंडिया में। तो उस ऐड को क्लिक करके, जो कि वो उसी जोन में सर्च कर रहा था, क्लिक करके अपनी कंपनी की डिटेल डाल देता है। उसको अगले दिन सुबह दुबई से उसके एक दोस्त का ईमेल आता है, दुबई से उसके एक दोस्त का ईमेल
कि मैं तुम्हें इस लेडी से कनेक्ट कर रहा हूँ और इसकी ज़रा हेल्प कर देना, और ये उसका नंबर है, ऐसा ऐसा करके। तो फिर मैं उसको, उस लेडी से फ़ोन आता है दुबई से कि मैं बोल रही हूँ आपके दोस्त राजीव ने नंबर दिया है और आपकी हेल्प चाहिए। हाँ बताइए। कि मेरी हरिद्वार में एक फैक्ट्री है, केमिकल फैक्ट्री, और अभी तो मैं दुबई शिफ्ट हो गई हूँ, तो मुझे एक पार्टनर चाहिए या उसको कोई एक्वायर कर ले, तो आप मेरी हेल्प कीजिए। तो अचानक इसके दिल में बाँछें जहाँ कहीं भी होती हैं खिल गई कि उसके पास एक कंपनी है जो उसको केमिकल्स चाहिए इंडिया से, और एक जगह से एक कंपनी है जो केमिकल बनाती है, तो उसको तो सिर्फ डील ही करनी है ना, एंड ही हैव टू मेक मनी। तो उसने कहा हाँ आई एम इंटरेस्टेड। इस बीच वो यूके की कंपनी ने उसको रिक्वेस्ट भेजी थी कि हम टेस्ट करने के लिए ये केमिकल आप सप्लाई कीजिए, और 5 लाख का कुछ उसका कॉस्ट था, तो इसकी क्वालिटी देख के फिर हम आगे ऑर्डर देंगे आपको। और उन्होंने कुछ एडवांस भी दे दिया था, इसको 3-4 लाख का एडवांस भी आ गया था। तो इसको सप्लाई करने था, तो इसने उस लेडी से कहा कि क्या तुम ये केमिकल सप्लाई करते हो? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा आप भेज दीजिए, एंड ही पेड दैट मनी टू दैट लेडी ऑल्सो। लेडी की कंपनी ने वो केमिकल भेज दिया। वहाँ से कंफर्मेशन भी आ गई कि मिल गया, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, हम नाउ 60 लाख का ऑर्डर है, पर आपको एक ही हफ्ते में डिलीवर करना होगा। बोले हाँ कर देंगे। लेडी से कहा ट्रेडिंग का सर कर तो देंगे, पर अब रॉ मटेरियल के लिए पैसे दे दीजिए। तो इसने अपनी जेब से 25 लाख लेडी को भेज दिए। अब ये यूके से भी एडवांस आना था, वो यूके से एडवांस आ ही नहीं रहा है, ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि पिछली बार तो आया था कि भाई भेज दीजिए। कह रहा सर वो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, अप्रूवल में टाइम लगता है, आ जाएगा आ जाएगा। 1 हफ्ते हो गया, 2 हफ्ते हो गया, उसके बाद वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने। फिर इसने लेडी से कहा कि भाई वो, तो लेडी ने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर ये समझ में नहीं आया इससे हो क्या गया है। पुलिस के पास पहुंचा, तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो पता पड़ा कि वो यूके की कोई कंपनी नहीं है, वो तो फेक है। हरिद्वार में कोई फैक्ट्री नहीं, वो भी फेक है, और दुबई में ऐसी कोई लेडी नहीं रहती। और वो जिस दोस्त के नाम से ईमेल आई थी, उस दोस्त को कॉल किया, तो उसने कहा मैंने तो कभी ऐसी ईमेल नहीं भेजी। सब कुछ ही होक्स था। अब आप देख रहे हो, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ था? एक गूगल सर्च से। जिस दिन आपने वो गूगल सर्च की थी, उसी दिन ये पैटर्न बन गया। कैसे? हम जब भी गूगल सर्च करते हैं, हमें लगता है कि हमारी सर्च की डिटेल सिर्फ कंपनीज को जा रहे हैं जो हमें ऐड दिखाना चाहती हैं, पर ये तो क्रिमिनल को भी जा रहा है ना। क्रिमिनल भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। उसके बेस पर एक ऐड आता है आपको फेसबुक पर। आपको कैसे पता कि गूगल सर्च का कीवर्ड एक क्रिमिनल को गया होगा, क्रिमिनल ने अपना ऐड दे दिया, और वो फेक कंपनी के उसमें आप उलझ गए। जैसे आपने अपनी कंपनी की डिटेल भरे, उसने तुरंत आपके सोशल मीडिया पर ढूंढा कि आपका कोई बाहर दोस्त रहता है क्या, तो एक दुबई का दोस्त मिल गया। उसके नाम को इंपर्सोनेट करके उन्होंने एक ईमेल भेजा और एक फेक आइडेंटिटी लड़की की क्रिएट की। देख रहे हो आप, जब आपके रोल इतने सारे कैरेक्टर होंगे ना आपकी कहानी में, तो आप इग्नोर कर जाते हो कि इसमें कोई ट्रैप कहाँ छेड़ ढूंढूं मैं, राइट? जो कि IVR डिस्टिलरिस्ट में भी हुआ। ये इस हद तक बढ़ जाएगा AI के बाद। ये तो मैं केस बता रहा हूँ कोविड के बाद का, जो आज से 3-4 साल पहले का। अभी तो कुछ भी होगा। अभी एक सीरीज में देख रहा था किसी OTT पर कि एक लड़की को 8 साल तक ट्रैप किए रहे ऑनलाइन, और वो मानती रही कि वो उसका दोस्ती है, बॉयफ्रेंड है, जबकि वो कोई था ही नहीं। 8 साल यूके के अंदर। फिर वो उसने चेकिंग करनी शुरू की, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 8 years लेटर जब उसने सब कुछ ढूंढा, तब पता पड़ा कि ये तो उसी कोई दोस्त थी जो उसको ट्रैप करके बैठी थी, और उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस चक्कर में। तो ये तो तब हो रहा है जब AI नहीं था। सोचिए आज AI है। Got it. On that note, thank you so much for your time, Amit ji. This was a super useful session. Thank you so much, Arunima ji, for inviting me. Hope it is useful to our audience also. Please देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हम सिक्योर हैं, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब तक हमारे फैमिली में सबको नहीं पता है, दोस्तों को नहीं पता है, तब तक हम भी उतने ही इनसिक्योर हैं, क्योंकि उनको हैक करके कोई हम तक पहुंचेगा और फंसेंगे हम। तो इसलिए जितना आप बताएंगे, स्प्रेड करेंगे, उतना हमारे ख्याल से एक हम सिक्योर समाज का निर्माण कर पाएंगे। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.